बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देखते हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज की जो सुबह है, आज की सुबह जो है वो बहुत जो है गर्म तरीन है। मतलब बादल तो छाए हुए हैं, मौसम अच्छा है, लेकिन शदीद हब्स की वजह से जो है बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही है। तो इसके साथ साथ जैसे मौसम जो है वो चल रहा है मानसून का, तो इसमें आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने बच्चों की सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और सब स्पेशली इस हवाले से जो है, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो ख़ास तौर पे इस हवाले से भी आपने केयर करनी है कि जितना हो सकता है पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, क्योंकि हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। आपको पता है कि स्किन की बहुत सारी इस मौसम में जो है एलर्जी भी हो जाती है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी होती हैं वायरल। तो इससे मौसम में आपने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बारिशें हो रही हैं। अच्छा, कल जो सूरत हाल थी वो कई जगहों पे जो है वो बारिश बहुत तेज़ हुई, लेकिन बहुत सारी जगहों पे जो है वो बारिश बहुत ऐसे बस ऐसे गुजारा ही था। हल्की फुल्की जो है वो बूंदाबांदी हुई, लेकिन मौसम काफ़ी खुशगवार हुआ। उसके साथ साथ जैसे ही मौसम अच्छा होता है ना, तो थोड़ा सा आपको ये होता है कि यार अच्छा चलो मौसम अच्छा हो गया है, थोड़ी गर्मी की शिद्दत कम हो गई है। लेकिन जैसे हब्स होती है उसी के साथ जो है मौसम का आपको वो भी शदीद बुरा लग रहा होता है, और उसके असरअंदाज जो है वो आपके मूड्स पर भी हो रहा होता है, क्योंकि गर्मी की वजह से आपके मूड स्विंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। तो इसमें आपने मूड क्या, मौसम का असर जो है वो हमारे रवैयों पर भी हो रहा होता है। तो लिहाजा अपने मूड को जो है वो अच्छा रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ज़िंदगी को एंजॉय करते रहें, क्योंकि हमेशा एक बात करती हूँ कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है। तो जितना हो सकता है लोगों के साथ खुशियाँ बांटें, मोहब्बतें बांटें। एक दूसरे के साथ आपका जो बर्ताव है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। एक दूसरे की इज़्ज़त करना सीखें। सबसे बड़ी बात जो आती है वो ये आती है कि जब आप एक दूसरे की इज़्ज़त करेंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी ठीक हो जाएंगी। चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ ताल्लुक़ है, चाहे आपकी दोस्ती है। तो इस हवाले से रिस्पेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन अभी चलते हैं हम एक दिन एक नेकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ान दर हकीकत ऐलान है, यानी लोगों को, ख़ास तौर पर मुसलमानों को मुतवज्जे करने के लिए कि वो अल्लाह की बंदगी की तरफ आएँ, अल्लाह की इबादत की तरफ आएँ। 5 वक्त नमाज है जो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ और लाजिम है कि उसने अदा करना है। अज़ान उसको याद कराती है कि अब तुम अगर कारोबार कर रहे हो, तिजारत में मसरूफ़ हो, सियासत में मसरूफ़ हो, अपने घर के मामलात में मसरूफ़ हो, अब ये वक्त निकाल लो अपने रब की खातिर और आकर तुम नमाज अदा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अज़वाज मुतहरात कहती हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज का वक्त होता तो हम में से उठकर ऐसे चले जाया करते थे कि जैसे हमें जानते ही नहीं हैं, हमें पहचानते नहीं। यानी जब अल्लाह ने पुकारा तो अब अल्लाह को हर चीज़ पर, अपनी पूरी मखलूक पर फ़ौक़ियत देना ये एक मुसलमान पर लाजिम और ज़रूरी है। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला को तरजीह हासिल है। जब अल्लाह ने पुकारा तो फिर उसकी मखलूक को छोड़कर, यानी अपनी मसरूफ़ियात सरगर्मियों को छोड़कर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है। तो अज़ान का मकसद हकीकत यही है, ये एक ऐलान है। और दीगर मज़ाहिब में आप जानते हैं कि मुख्तलिफ़ अंदाज से, तरीक़ों से लोगों को मुतवज्जे किया जाता है, लेकिन इस्लाम में अल्लाह का नाम बुलंद करके लोगों को मुतवज्जे किया जाता है, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। और फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबदियत और आपकी रिसालत की शहादत दी जाती है। और फिर उसके बाद नमाज की तरफ बुलाया जाता है। और फिर ये भी कहा जाता है कि ये नमाज दर हकीकत सिर्फ खाली खुली नमाज नहीं है, ये बल्कि फ़लाह है। आओ फ़लाह की तरफ, अल्लाह तुम्हें फ़लाह की तरफ, कामयाबी और कामरानी की तरफ तुम्हें बुलाता है। और फिर इस तरह नमाज का इख्तिताम हो जाता है अल्लाह की बड़ाई के साथ। और इसके बाद फिर मुसलमान नमाज की तरफ मुतवज्जे होते हैं। अब इस अज़ान में आप देख लीजिए, अल्लाह का जिक्र हो गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, आपकी नबूवत और आपकी अबदियत का भी जिक्र हो गया। जब ये सब कुछ बयान हो गया तो उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि अब तुम मेरी तरफ आओ,
घर में नमाज पढ़ते हो, मस्जिद में नमाज पढ़ते हो, मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब बहुत ज़्यादा है। यानी 70% आप कह लीजिए एक हदीस के मुताबिक एक शख्स अकेले नमाज पढ़ता है, 70 दफ़ा वो अकेले नमाज पढ़े तो बाजमात एक नमाज पढ़ने का उतना ज़्यादा सवाब होता है। तो इसलिए कोशिश इस बात की जानी चाहिए कि जब अज़ान होती है तो फिर हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों। हमारी नमाज 4 फ़र्ज़, 2 फ़र्ज़, 3 फ़र्ज़, ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट इस पे लगते हैं। तो हमें सोचना चाहिए, क्या हम अपने खुदा के लिए इतना वक्त नहीं निकाल सकते? बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही बहुत ही खूबसूरत उन्होंने बात की कि हमारे पास जो है, वैसे हम मोबाइल यूज़ करने बैठे तो हमारे पास बहुत टाइम होता है, क्योंकि हम सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी में जो है वो बड़ा गहरा असर रखता है, क्योंकि हमने बहुत सारी ऐप्स का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं और साथ साथ मोबाइल भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो क्या हम चंद मिनट जो है वो नहीं निकाल सकते नमाज के लिए, कि जब भी अज़ान हो और अज़ान के बाद जो है वो आपको फ़ौरन नमाज के लिए अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। अच्छा, हम लोग जो अक्सर मैं एक बात करती हूँ, जो हमारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं जी, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, क्योंकि हमारी इस टाइम जो मुल्क की सियासी सूरत हाल चल रही है उसमें भी ठहराव नहीं है, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो उसमें जो आपको बेहतरीन मैं समझती हूँ जो है वो नमाज है। जब आप अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं तो आप देखें कितना आप पुरसुकून फील करते हैं। मेरी तो आदत है कि जब भी आपको परेशानी हो, टेंशन हो, तो फ़ौरन अल्लाह की तरफ जो है वो आपको रुजू करना चाहिए और अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। अल्लाह ताला से आप जब आपका कनेक्ट, मैं समझती हूँ अल्लाह के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग होता है ना, तो आप देखते हैं कि आपकी बहुत सारी परेशानियां जो हैं वो हल होना स्टार्ट हो जाती हैं। देर से सही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप बहुत ज़्यादा पुरसुकून हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो हम देखते हैं ना, वो चीज़ आपको सुकून ही चाहिए होता है ना, कि आपको ज़हनी सुकून हो, तो वो तभी हासिल हो सकता है जब हम इस्लाम की तरफ, जब हम अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे। तो नमाज़ पढ़ा करें। मैं हमेशा एक बात करती हूँ, दुरूद शरीफ का वर्द जो है वो लाजमी रखा करें अपनी ज़िंदगी में। आपको खुद देखेंगे जब आप दुरूद शरीफ पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आपको कितना सुकून, कितना आपको लगेगा कि यार हर चीज़ जो है वो मैंने अल्लाह पर छोड़ दी है, बस अल्लाह ही इसको हल कर देगा। और ये वाकई ऐसा होता है, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। और इसके साथ ही इस चीज़ को जो है अपने ज़ात के साथ लाजमी जोड़े रखें। और अभी चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज़ वेदर। हसन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसन से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी, आसमां शहर ओलिया मुल्तान के अगर आज के मौसम की बात की जाए तो कल रात होने वाली बारिश से मुल्तान शहर का मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार और खुल गया है। अगर आज अलल सुबह की बात करें तो अलल सुबह से ही मुल्तान शहर में हल्की और तेज़ हवा चलने से मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार है। और गुज़िश्ता दिनों की अगर बात करें तो गुज़िश्ता 3-4 दिनों से इस टाइम भी इस तरह शदीद गर्मी महसूस होती थी और हब्स की वजह से सांस लेना भी मुहाल था। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो कल मुल्तान शहर में जो बारिश हुई है, मुल्तान शहर में काफ़ी ज़्यादा मूसलाधार बारिश हुई है और तकरीबन 36 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से मुल्तान शहर का बढ़ता हुआ दर्जा हरारत जो है उसमें भी कमी देखने को आई है और मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो गया। आज अगर शहर के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करें तो आज मुल्तान शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कम से कम दर्जा हरारत आज शहर का 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बारिश के बाद कदरे बेहतर है, जो कि 127 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान की स्टैंडिंग को देखें तो मुल्तान आज तीसरे नंबर पर स्टैंड कर रहा है। हवा में नमी का तनासुब भी बारिश के बाद कदरे बेहतर है और कदरे ज़्यादा है, जो कि 85 पॉइंट्स पर 85% तक रिकॉर्ड किया गया है। देखें कि आइंदा आने वाले दिनों में और आइंदा 24 घंटों के दौरान क्या सूरत हाल रहेगी, तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आज दोपहर से शाम तक और शाम से रात तक मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कहीं हल्की होगी, कहीं मूसलाधार बारिश होगी, लेकिन मुल्तान शहर जुज़वी तौर पर बादलों की लपेट में भी दिखाई दे रहा है और इसी तरह से आइंदा 3 से 4 रोज तक बारिशों का ये सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई भी जाहिर की जा रही है कि बारिशों का ये सिलसिला जब तक जारी रहेगा तो मुल्तान शहर का मौसम भी काफ़ी ज़्यादा खुशगवार होगा और गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी देखने को आएगी। जी, बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। और जिस तरह हसन ने बताया कि आज जो टेम्परेचर है वो 36 सेंटीग्रेड है और इसका जो फील लाइक है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो आपका 50 जो है वो क्रॉस कर जाता है। कल भी यही सूरत हाल थी, लेकिन मौसम क्योंकि अब ये बारिशें हैं
तो बस बारिशों के साथ साथ जो है सैलाब का भी खतरा है, तो बहुत ज़्यादा इसमें भी ख्याल करने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ इलाके हम देख रहे हैं दरियाओं में पानी का बहाव जो है वो काफ़ी तेज़ हो चुका हुआ है, क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो इसलिए आपने अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है इस हवाले से, जो इर्द गिर्द के वहाँ पर लोग मौजूद हैं, कि बजाय कि जानी और माली नुकसान हो उससे पहले ही आपको एहतियात कर लेनी चाहिए, ताकि वहाँ से आप नकल मकानी कर जाएं, कहीं ऐसी सेफ जगह पर आप मुंतकिल हो जाएं जहाँ आपकी जो है वो जानी नुकसान ना हो आपका। अच्छा जी, और इसके साथ ही मौसम की तो हमने जान लिया कि आज मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी। उसके साथ साथ जो है चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, आज के भाव। शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। शकील से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों फलों के क्या रेट्स हैं। जी, शहर औलिया की सब्जी और फलों की मार्केट में आज के ताज़ा भाव की बात की जाए तो सब्जियों और फलों की कीमतों में आज के दिन कुछ ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखा गया। गुज़श्ता 2 रोज़ में कीमतों में हल्का फुल्का इजाफा हुआ था, तो महंगाई की लहर जो है वो बदसूर वैसे ही बरकरार है। मैं भी इस वक्त मुल्तान शहर की सब्जी और फलों की मार्केट में मौजूद हूँ। आज के जो ताज़ा भाव हैं उसमें अगर बात करें सब्जियों की, सब्जियों में अदरक अभी भी 1000 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। सब्जियों और फलों में इस वक्त अदरक सबसे ज़्यादा महंगी दामों दस्तयाब है। इसके साथ लहसुन 320 रुपये फ़ी किलो में, और इसके साथ लीमू की बात करें अपने क्वालिटी के हिसाब से 140 से 240 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। मटर गैर मौसमी सब्जी है, दूसरे इलाकों से मंगवाया जाता है, 320 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। और इसके साथ दीगर मौसमी सब्जियों की बात करें, टिंडा दोबारा महंगा होता दिखाई दे रहा है। टिंडा 120 रुपये फ़ी किलो तक भी फ़रोख्त होने लगा था, 160 तक पहुंच गया है। भिंडी और अरवी 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। और इसके साथ टमाटर, उसकी कीमत में उतार चढ़ाव जारी रहता है। इन दिनों टमाटर जो है वो 80 से 100 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। और इसके साथ बात करें आलू की, मीठा आलू 80 में, नमकीन आलू 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। इस वक्त टमाटर और आलू जो हैं उसकी कीमतों की वजह से शहरी जो हैं वो परेशान नजर आते हैं, जबकि हरी मिर्च अरसा दराज से 120 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है। प्याज की बात करें, खुश्क प्याज जो है, देसी प्याज जो है वो 80 रुपये फ़ी किलो तक दस्तयाब है। और इसके साथ जो सब्ज़ प्याज है वो 50 रुपये फ़ी किलो तक भी मिल रहा है। इसी तरह बात करें फलों की, फलों में मुल्तान का जो फल है आम, उसके दाम भी मुख्तलिफ हैं अक़साम के मुताबिक। देसी आम की बात करें, चौंसा आम जो है 100 से लेकर 160 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं। और अनवरी डोल जो है वो अभी सबसे ज़्यादा महंगे दामों फ़रोख्त हो रहा है, 250 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। और इसके साथ अनार 320 रुपये फ़ी किलो में अलीपुर का अनार दस्तयाब है। जबकि अंगूर जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से अब मार्केट में दस्तयाब होने लगा है। अंगूर सुंदरखानी अंगूर अफ़गानिस्तान का 400 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। और इसके साथ जामन 320 रुपये फ़ी किलो में, आड़ू जो है वो 160 रुपये फ़ी किलो में, केले 100 से 200 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तयाब हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए, फल जो हैं वो शहरियों की पहुंच से बाहर नज़र आते हैं, क्योंकि फलों की कीमतें जो हैं वो मुल्तान शहर में अरसा दराज से बहुत ज़्यादा हैं। जबकि सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव तो जारी रहता है, लेकिन वो सब्जियाँ जो दीगर बाहर के इलाकों से मंगवाई जाती हैं, गैर मौसमी हैं, उनकी कीमत बहुत ही ज़्यादा है। और इन दिनों चूँकि मानसून बारिशें हो रही हैं, हर तरफ जनूबी पंजाब के इलाकों में भी बारिशें हैं और दीगर बालाई इलाकों में भी बारिशें हैं। तो इसी तरह अगर बारिशें जिस तरह बताई गई हैं ज़्यादा देर तक रहती हैं तो फसल ख़राब होने का खदशा है, जिसकी वजह से मंडी तक जो है वो माल कम पहुँचेगा और मंडी की सूरत हाल भी अबतर हो जाती है। तो आने वाले 1 हफ्ते में दुकानदारों का कहना है कि कीमतों में इजाफा हो सकता है, वो जो शहरियों के लिए एक परेशान कुन खबर होगी। लेकिन फ़िलहाल टमाटर, प्याज और मिर्च की कीमतें कुछ कंट्रोल्ड हैं। जी, बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका। जिस तरह हम सब्जियों फलों की बात कर लें कि महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इस तरह हाँ हम देख रहे हैं कि आज जो है बिजली के बिलों में भी उस हवाले से भी एहतजाज जो है वो काफ़ी जगहों पर किया जा रहा है, क्योंकि बिजली के बिल में जो है वो काफ़ी इजाफा किया गया, टैक्सेस का बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया। अच्छा, और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो पी कार्ड्स हैं उसमें उन्होंने दौरानिया भी बढ़ा दिया है। अब के शाम 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक जो है ये पी कार्ड्स हैं कि इसमें आप बिजली का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करें, एसी जो है वो कम यूज़ करें। इसके साथ जो है आप अपना जो दीगर आपकी लाइट्स वगैरह हैं उसमें भी आप उसको बंद रखें, ताकि आपका जो बिजली का बिल है वो कम आ सके, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बिजली की कीमतों में बहुत तेज़ी से इजाफा किया गया है।
तो नाज़रीन, इस हवाले से आपने बहुत ज़्यादा केयर करनी है, लेकिन अभी हमने जाना है नाज़रीन ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर हाफिज सलमान अली राना साहब, जो कि फिजिशियन एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी हमारे रोही के सीनियर रिपोर्टर महार इमरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक ठाक। मैं ठीक ठाक, वेलकम करते हैं अपने शो में। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आज हम इमरान से बात करेंगे इस टाइम जो शहर में मौजूदा करंट हम बात करें क्राइम के हवाले से कि क्या सूरत हाल चल रही है, इस हवाले से बात होगी। और इसके साथ साथ जो इनकी बीच से रिलेटेड चीज़ें हैं, स्टोरीज हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और साथ ही आज हम डॉक्टर साहब से डिस्कस करेंगे एक तो यहाँ पर इनकी स्पेशलाइजेशन जिस चीज़ में है उस हवाले से बात होगी, और साथ साथ हम मरीज़ों के हवाले से बात करेंगे। इस टाइम जो बीमारियाँ चल रही हैं, जो वायरल डिजीज़ हैं, उनका इलाज कैसे किया जा सकता है, इस हवाले से बात होगी। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं ना कि इस टाइम हम मेडिसिन के हवाले से भी बात करें तो मेडिसिन जो है हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है वैसे हम देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ बीमारियाँ भी जो हैं वो तरह तरह की फैल रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, इसमें हमारे यहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं कि मेडिसिन का, उसमें एक तो सबसे बड़ा इशू ये है कि ओवर द काउंटर मेडिकेशन हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, यानी कि वो मेडिसिन जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं की, मेडिकल स्टोर पे जाके आप कोई भी मेडिसिन बता के ले सकते हैं। दूसरा हमारे यहाँ पे इशू ये है कि मेडिसिन दो तरह से होती हैं। एक उसका ब्रांड जो उसका नेम कंपनी की तरफ से आता है, एक होता है उसका केमिकल नेम। ये जो एक BBC की रिपोर्ट भी आई कि यहाँ पे शायद डॉक्टर्स कंपनी की बताई हुई मेडिसिन लिखते हैं, ये थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे मेडिसिन ब्रांड नेम से ही लिखी जाती हैं। कि अगर हम उनका केमिकल नेम लिखें, एक तो हमारे यहाँ पे हर मेडिकल स्टोर पे फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं है कि जो उस केमिकल को देख सके और फिर बता सके कि कौन सी मेडिसिन लिखी जाएगी। तो इसका इशू असल में ये है कि फार्मासिस्ट ना होने की वजह से ब्रांड नेम ही लिखे जाते हैं यहाँ पे। और जो आमतौर पे मुस्तनद डॉक्टर्स जितने भी हैं वो अच्छी कंपनीज, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, आमतौर पे उसी की, सभी तो नहीं लेकिन उन्हीं की मेडिसिन लिखते हैं। तो इन दो इश्यूज़ की वजह से कि ओवर द काउंटर मेडिकेशन और दूसरा फार्मासिस्ट ना होने की वजह से ये इशू है। और इसको सॉल्व इसी तरह से किया जा सकता है कि अगर हम नुस्खे पे PMDC नंबर मस्ट कर दें कि वो लिखा जाए और मेडिकल स्टोर्स पे फार्मासिस्ट अवेलेबल हों, फिर ये केमिकल नेम के साथ ये चीज़ प्रैक्टिकली इसका सोल्यूशन हो सकता है। अच्छा, और आप जो है किस तरह के पेशेंट्स को ज़्यादा डील करते हैं? किस जी, मैं एज मेडिकल स्पेशलिस्ट DHQ हॉस्पिटल विहाड़ी में तैनात हूँ। इसमें मैंने MBBS किया था किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से। उसके बाद हमारी स्पेशलाइजेशन होती है FCPS, वो मैंने किया म्यू हॉस्पिटल से। उसके बाद फिर हमारी तैनाती हो जाती है किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे एज मेडिकल स्पेशलिस्ट। जो मेडिकल का शोबा है, इसके अंदर हमारी 3 तरह से तकसीम किया जाता है। एक वो पेशेंट हैं जिनको हम आउटडोर यानी कि सुबह के वक्त देखते हैं 8 से 2, और समटाइम इवनिंग OPD होता है। ये आमतौर पे स्टेबल मरीज़ होते हैं, जैसे शुगर के, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो गए। इनको हम एक ग्रुप बना लेते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कि ये वो पेशेंट्स हैं, ये वो बीमारियां हैं जो एक शख्स से दूसरे में मुंतकिल नहीं होती। दूसरा, उसी आउटडोर में हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए हमने अलग से काउंटर बना होता है, यानी कि ये वो बीमारियां हैं जो एक से दूसरे को लग जाती हैं। जैसे बहुत ज़्यादा ये कोविड के बारे में सभी लोगों को अवेयरनेस हुई, और आजकल जो मौसम हमारा ये मानसून का स्टार्ट होगा, इसके अंदर हम डेंगू के लिए अलग से हमने काउंटर बनाया हुआ है। ये हमारा आउटडोर का शोबा है। इसके बाद जो मरीज़ सीरियस होते हैं या जिनका मज़ीद वर्कअप चाहिए होता है, उन पेशेंट्स को हम लोग अपने वार्ड में एडमिट कर लेते हैं। इसको इंडोर कहा जाता है। तो बिहाड़ी DHQ में 50 बेड्स का इंडोर सेटअप है। और इसके अलावा जो पेशेंट सीरियस हालत में हों, जिनका कोई ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाए, ज़्यादा हो जाए, फालिज का मसला हो जाए, या कुछ सांस की तकलीफ अचानक हो जाए, उसके लिए इमरजेंसी का शोबा है। तो मेडिसिन के अंदर इन 3 हम डिपार्टमेंट्स के साथ पेशेंट्स को देखते हैं, और उसका इनिशियल वर्कअप आउटडोर में देखने के बाद, और जिसको हमें मज़ीद वर्कअप चाहिए होता है या दाखिले की ज़रूरत है, उसको हम इंडोर में। और वहाँ पे मेनली हमारे पास जो मरीज़ दाखिल होते हैं वो फालिज के मरीज़ हैं, या वो मरीज़ जिनका जिगर या गुर्दे का मामला ख़राब हो जाए।
सही हो गया। तो मजीद भी आपसे जानते हैं, इमरान से जानते हैं। इमरान, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? शुक्र, आप सुनाएं आसमा ठीक कब है? लाहौर से वापस आए हैं? फिर लाहौर से तो मैं आ गया हूँ वापस, और आज वैसे थोड़ा सा मौसम अच्छा है। हाँ, हब्स आज भी है, लेकिन कल से बेहतर है। कल जो दिन में था वो शदीद हालत ख़राब थी, शाम में फिर बारिश आई, उस बारिश का इम्पेक्ट ये हुआ आज बादल भी हैं और हल्की फुल्की हवा भी चल रही है। और आप मौसम एंजॉय करते हुए आए हैं, मौसम मुझे एंजॉय, लगता बस है। हाँ वो भी साथ था, लाहौर भी चक्कर लगा था मेरा। सही। वैसे आपको कैसे पता चल जाता है? ये तो बड़ी खुफिया तरीके से मैं जाता हूँ, अनाउंस नहीं करता इतना। आप अनाउंस करके जाते हैं, एक हाँ, ये खुफिया तरीकों से नहीं जाते ना। आप खुफिया तरीकों से जाएं तो फिर हमें पता ना चले एक ना। शार्ट टूर था मेरा, बस वो लगा के आ गया, वो भी आपको पता चल गया। हाँ, देखें, हम यहाँ पर जो कहते हैं ना, खबरें हम हर वक्त अब नजर हर रखते खबर पर हैं, नजर हर खबर पर नजर रखते हैं। अच्छा, इसके साथ ही इमरान, इस टाइम जो करंट हम बात कर लें, सिचुएशन जो हमारी चल रही है क्राइम के हवाले से, उस हवाले से बताइएगा कि क्या सूरत हाल चल रही है, क्योंकि दिन ब दिन क्राइम जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आसमा, क्राइम की जो सूरत हाल है, सही जिस तरह आप कह रही हैं, हमारी कोशिश तो यही होती है कि रेलिवेंट बंदा हमारे साथ बैठे और फिर हम डिस्कस करें। कोई उस पे ये होता है कि कुछ तजावीज़ आती हैं, कुछ उसके बाद उस पर हिकमत अमली उनकी सामने से एक्शन रिएक्शन, वो चीज़ें भी देखने को जो है अच्छा, वो डॉक्टर मिलती से भी होना चाहिए, इस तरह की मेडिसिन होनी चाहिए। तो वो उस पर भी बात करेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, स्पेशलाइज हैं मेडिसिन में, तो मैं उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन क्राइम की आप पूछ रही हैं, कल की मैं आपको बात बताऊं, एक रिपोर्ट में और हमने जो डाटा लिया, डेली बेसिस पे आसमा मुल्तान शहर में 18 से 20 मोटरसाइकिल आपके चोरी हो रहे हैं। देखिए कितनी खौफनाक ये बात है कि मुल्तान शहर में 18 से 20 मोटरसाइकिल कहाँ जा रहे हैं कोई पता नहीं है, चोरी हो रहे हैं। 200 मोटरसाइकिल पिछले हफ्ते में जो चोरी हुए हैं, ये रिपोर्ट आई है। 18 से 20 मोटरसाइकिल अब जा रही हैं, और अब मोटरसाइकिल की कीमत आप देख लें 125 3 लाख तक, 2.5 लाख तक पहुंच गया। और CD70 जो बाकी जो कंपनीज हैं उनकी भी 1.5 लाख की मोटरसाइकिलें हो गई हैं। तो अब ये कहाँ जा रही हैं, इस हवाले से जो पॉलिसी है क्राइम में, अब मैं सबसे बेसिक जो चीज़ समझ रहा हूँ, क्योंकि क्राइम तो मुख्तलिफ सूरत हाल में सामने आ रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ पे आ रहा है, लोगों की जायदाद, लोगों के इन पर्सन लोगों पे अटैक हो रहे हैं, स्नैचिंग हो रही है, उनमें सबसे ज़्यादा अब ये मोटरसाइकिलों का है। इस हवाले से मैं राय भी दूंगा, बताऊंगा भी सही कि मेरी ये जो मोटरसाइकिलें 20 जा रही हैं, ये जा कहाँ रही हैं, क्या हमारे पास कोई ऐसा नहीं है। आज मैं बताऊं 200 से ज़्यादा जो कैमरे हैं, 250 कैमरे हमारे भी जब बस है पंजाब की, ये जो मेट्रो बस है, इस पे लगे हुए हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट हमारा मंसूबा बिल्कुल इल्तवा का शिकार है, खटाई में पड़ा हुआ है। इतना पैसा मुख्तलिफ मंसूबों पे लग रहा है, अगर सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुल्तान में फाल कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारा क्राइम और कुछ नहीं तो 80% जो ट्रेस है 90% तक ट्रेस हो सकता है। मुल्तान इतना बड़ा नहीं है, इसको अगर हम वो कर लें कर्टन ऑफ सेफ सिटी प्रोजेक्ट के जरिए, तो ये यहाँ पे मुतालबा भी करूँगा। मंसूबा कब से लाया गया था, वो ज़ेरे इल्तवा है, फौरी तौर पर उसको जो है वो मुकम्मल किया जाए। लोगों को कत्ल गारत हो रही है। आज सुबह की मैं वो देख रहा था, आज सुबह 3 लोगों के साथ डकैती हुई है, 3 लोग उसमें ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें 2 फायरिंग हुई है मुख्तलिफ वाक़यात में। एक बच्चा ज़ख्मी हुआ है, चीज़ें स्नैच करके ले गए। इससे एक दिन पहले कादिरपुरा में सऊदी अरब से फैमिली आई हुई थी, घर में 5 लोग जो है वो इंटर हुए हैं और उसकी CCTV भी आई है। जिस तरह वो बदमाशी और गुंडागर्दी और गुंडा राज, जैसे वो कोई गैंग ऑफ वसीपुर फिल्म हम देखते थे, आपने देखी हो ना देखी हो, अब जरूर देखिएगा। अब जरूर देखिएगा। तो यकीन करें वैसे ही बड़ा ही खौफ होता है, खौफनाक तरीके से गन्स उनके हाथ में, और रात को वो जा रहे हैं वो कैमरे में उनकी जाके सऊदी नजाल फैमिली है, बेचारे कमा के सारी जिंदगी वहां से मुल्तान अपने घर में आप पहुंचे हैं और रात को उनके साथ डकैती हो गई, घर से सामान ले गए। डेली बेसिस पे इस तरह ये भी तो हो सकता है कि जिस तरह लोग इत्तला देते हों, कुछ लोग कुछ मिले जुले भी तो होते हैं ना, जो इस तरह आपको फौरन पता हो कि कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ये जिनके पास जो है वो पैसे हैं, जैसे बैंक से भी हम जो है वो बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि डकैती के वाकयात सुबह ऐसा ही हुआ है। सुबह पैसे वो लेके जा रहे थे तो रास्ते में लोगों ने रोका है और उसके बाद ट्रेस आउट हो जाएंगे, वो एक और बात है, टाइम लगेगा उस पर। हाँ, चीजें होंगी उस पर। क्राइम की सूरत हाल रोकने के हवाले से सबसे पहले ये गाड़ियों की स्नैचिंग चीजें जो हो रही हैं,
हम आसमा जब मुल्तान से मुजफ्फरगढ़ डीजी खान जाएं, आपने सफ़र किए होंगे, लाहौर किए होंगे, हम जब जाते हैं, मेरी एक ये सजेशन भी है, मेरी एक पॉइंट आउट भी मैं कर रहा हूँ, तो आपने मोटरवे पे वो आपने देनी होते है, वो टोकन लेना होता है और उस पर आप आगे जाती हैं। क्या वहां पे कोई ऐसा सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर सकते कि जो बंदा जा रहा है, जिस गाड़ी पे जा रहा है, हम वो टोकन तो वसूल कर रहे हैं, लेकिन वो गाड़ी का वहां पे अगर ये फेक है, 2 नंबर गाड़ी बाहर ही जा रही है ना शहर से, हाँ, ऐसे ही है। तो वो वहां पे ऐसे मुल्तान के हाँ। 5 बड़े जो नाके हैं, शेरशाह नाका है, विहाड़ी रोड पे है, इन नाकों पे ये सिस्टम इंस्टॉल कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ। और मैं 2016 में आसमा बड़ा खुश हुआ था, उस वक्त एक हमारे एसपी साहब थे डॉक्टर आतिफ, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, वो वफात पा गए। उन्होंने ये निज़ाम जो है वो लागू कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि हर नाके पे हम ये सिस्टम रखेंगे, दाखिली और खारजी जो थे, वहाँ से जो गाड़ी आएगी पहले वो इंटर होगी, चेकिंग होगी कि ये फेक है या रजिस्ट्रेशन नंबर और पूरा एक्साइज और वो सारा एक मिली ऐप्स हैं, उस पर आप इंटर करते हैं, गाड़ी का नंबर पता चल जाता है ये फेक है ये ओरिजिनल है। अगर ये तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर ये चीज़ें नस्ब कर दी जाएँ तो जो चोरी की वारदातें हैं गाड़ियों के खास तौर पे वो रुक सकती हैं। 20 मोटरसाइकिलें कहाँ जा रही हैं, मुल्तान पुलिस के लिए एक सवालिया निशान है बहुत बड़ा कि ये रोजाना 20 मोटरसाइकिलें कहाँ जा रही हैं। और इस तरह बाकी जो चोरी के क्राइम की जो वारदातें बढ़ रही हैं वो आपके सामने ही हैं। हाँ। रात के वक्त निकलना कितना जो है वो मुश्किल। मतलब पिछले दिनों हमारे अपने ही जो हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं जुनेद, उनके साथ भी मामला हुआ और उनके मोबाइल फायरिंग भी की। हाँ, उन्होंने फायरिंग भी की और अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, उनकी जान बच गई, वरना तो लोग बिल्कुल भी इस चीज का ध्यान नहीं करते और मारते हुए तो जरा भी नहीं सोचते कि जो है वो इस घर वालों पे क्या गुजरेगी या किसी घर का वो वाहिद कफील है। तो इस हवाले से हम कहते हैं ना कि वो मज़ाहमत भी आप जो है वो नहीं कर पाते किसी भी हवाले से, आपके चाहे जितना जो मर्जी हो, आपकी कीमती असासा आपके साथ हो, मतलब जैसे गाड़ी हो गई, आपके पास अगर कैश है किसी भी सूरत हाल में। अच्छा, फिर खवातीन के हवाले से भी यही रहता है कि ज्वेलरी वगैरह जो है वो मोस्टली यही कोशिश की जाती है कि उनके जो है ज्वेलरी खींच ली जाए। खींच बुकान बेचारे जख्मी होते हैं और देखते नहीं है कि क्या कर रहे हैं हम उनके साथ। वो तो गन पॉइंट्स पे वो बेचारी वो ज्वेलरी पहन के जा ही नहीं सकती शरिया, उन्हें पता है कि अब तो फिर बड़ा लोगों ने वैसे इस हवाले से एहतियात की है, खवातीन ने ज्वेलरी जो है वो ये अल्लाह भला करे जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी वाले हैं उनका वो चीजें समझ ही नहीं आती उनको कि ये ओरिजिनल है या नकली है। अगर ये ना सेम होती तो बहुत सी खवातीन हाथ कटवा बैठती, जितना यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल है। जो गोल्ड वैसे ही बहुत महंगा हो गया इमरान, अब तो खैर लोगों की पहुंच से भी दूर हो गया है, तो अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी ने ज्यादा जगह ले ली है और बचत भी हो गई है। बचत हो गई ऐसे ही है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है जाली अद्वियात के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि उनके फरोख्त करने वालों के खिलाफ जो है वो कवानीन क्या है और इस हवाले से क्या काम हो रहा है, इस पर बात करते हैं। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, जावेद है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट पाकिस्तान की सरपरस्ती में स्नोकर खेली जाती है, गवर्नमेंट की सरपरस्ती में। आज भी हमारी टीम जो है वो मिस्र में बैनुल-अक़वामी स्नोकर खेल रही है, बिलियर्ड जिसे कहते हैं। और यहाँ हमारे लड़के जब स्नोकर खेलते हैं तो पुलिस उनको उठाकर ले जाके फिर पैसे देकर उनको छोड़ देती है। तो इसके बारे में मैं पूछना चाहता था कि ये क्या मामला है, जबकि गवर्नमेंट इजाजत देती है कि स्नोकर खेले, चैंपियन बने, लेकिन यहाँ स्नोकर लड़के खेलते हैं तो उनको पुलिस आकर हत्या लेकर छोड़ देती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ये बड़ा एक अच्छा इन्होंने वो किया। हमारी ये ताश है, हमारी ये लूडो है, हमारी ये स्नोकर है, ये सारे एक तफरीह के खेल हैं। ये सारे बाकी कंट्रीज में ये तफरीह के ज़मरे में आते हैं और यहाँ पे भी जो है वो तफरीह है। लेकिन बदकिस्मती से एक तो जिस तरह ये हमारे दोस्त कह रहे हैं कि स्नोकर जब खेल रहे होते हैं पुलिस वो रेड करती है और लोगों को ले जाती है, यहाँ पे जुआ सिस्टम भी जो है वो शुरू हो जाता है मुख्तलिफ जगहों पे, यानी जुआ लगाते हैं स्नोकर खेलते हुए, ये जीत गए तो इतने पैसे और इस तरह लूडो को भी इसी तरह लेते हैं, चाहे ताश तो ये दो चीजें ना ये चल रही हैं साथ साथ। वो फिर माइंड एक पुलिस का जो है वो बना हुआ है कि ये वहां पे जुआ चल रहा है। बहुत सी कार्रवाइयां भी करनी होती हैं, जिनके पास डकैत नहीं पकड़े जाते वो फिर वो जुआरियों को पकड़ते हैं, यानी पकड़ लिए ताश खेलने वाले 20 बंदे किसी की जेब से। और मैं हैरान हूं कि जब वो रिपोर्ट देते हैं कि 20 बंदे पकड़े गए 273 रुपए बरामद हुए,
तो खुदा का खौफ करें यार। 273 रुपए आप 10-10 रुपए उनकी जेब से, या हर 200 रुपए तो हर बंदे के पास होता है। तो ये प्रायोरिटीज हैं। मैं समझता हूँ जो मुल्तान पुलिस है अच्छी कार्रवाइयाँ कर रही है, जहाँ पे ओरिजिनल जुआ जो है वो है उनके खिलाफ तो होना चाहिए, वो पता नहीं चलता। और कुछ ये है कि जो अफसरान SHOs हैं उनके पास कार्रवाइयाँ होती नहीं है, उन्होंने फिर किसी क्लब में स्नोकर वालों को उठा लिया, कभी ताश खेलने वालों को, कभी लूडो खेलने वाले, जो तफरीह के लिए भी बैठे होते हैं। तो ये है तफरीह का काम, लोगों को भी चाहिए कि इस पे जुआ शुआ ना लगाएं, तफरीह के ज़मरे में ही लें। बाकी मुल्तान पुलिस के ऑफिशियल्स के साथ हमारी मीटिंग होगी तो हम इसे डिस्कस ज़रूर करेंगे कि SCPO साहब इसकी क्या SOPs हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जिस तरह मैंने जाली अद्वियात फरोख्त करने वालों के हवाले से बात की, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने की। डॉक्टर साहब स्पेशलाइज्ड हैं मेडिसन में, तो ये हमारे लिए एक अहम बात इसलिए भी है कि पिछले दिनों BBC में एक रिपोर्ट हुई कि पाकिस्तान में डॉक्टर रेलिवेंट मेडिसिन जो हैं वो मरीजों को कम देते हैं, जबकि प्रिस्क्राइब्ड जो होती हैं कंपनीज की उनकी ज्यादा होती हैं। अब इस हवाले से डॉक्टर साहब खुद बताएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे अपने पॉइंट शामिल करूंगा कि ये देखें कि एक डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं ना, तो उनके पास अगर 20 मरीज बैठे होते हैं तो 10 वहां पे मेडिकल रैप बैठे होते हैं बाहर, जो अपनी अपनी कंपनी की मेडिसिन लेके बैठे होते हैं और अंदर जाते हैं। बहुत से दोस्तों से भी हमारी बातें होती हैं, बड़ी लग्जरीज, आपको फ्रिज मिलेगा उस कंपनी का, आपको बाहर दुबई का, बाहर स्विट्जरलैंड का एक टूर करवाएगी वो मेडिसिन कंपनी। शर्त यह है कि आपने उस कंपनी की दवाइयां बेचनी है। मैं डॉक्टर साहब की बात नहीं कर रहा, हमारा ये अगर वो रिपोर्ट आई है, अभी इन्होंने कहा, मैं डिसएग्री करता हूं कि उनको वो मिस एक अंडरस्टैंडिंग थी कि हम कंपनी का नाम लिखते हैं तो वो समझते हैं कि आप मुतलका जो उसका नाम लिखें, मेडिसिन का नाम लिखें, उस फार्मूले का नाम लिखें, जो कि हमारे फार्मासिस्ट जो मेडिकल स्टोर्स पे होते हैं उनको पता नहीं होता, इसलिए वो लिख देते हैं। ये बात भी डॉक्टर साहब हमें मानना पड़ेगी कि जो मेडिकल रैप, जो मेडिसिन कंपनी, हमारा उनसे राब्ता भी होता है, वास्ता भी पड़ता है। और मैं ख़ास तौर पे बात करूँगा, मैं ये सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं आई विटनेस हूँ। मैं ड्रग कोर्ट में मौजूद होता हूँ, मुल्तान में चेयरमैन ड्रग कोर्ट राना नवीद हैं, उन्होंने मुल्तान DG खान साहिवाल के सारे फार्मासिस्ट, सारे जो ड्रग इंस्पेक्टर्स और इन स्टेक होल्डर्स को जमा किया और वहाँ पे मैं 724 लोग हैं जिनको सजाएं इस वक्त हो चुकी हैं, जिनको सजाएं हो चुकी हैं, जिनमें 11 करोड़ रुपए से ज्यादा वो जुर्माने हुए हैं उन पे। ठीक है, उसके अलावा 34, 20 साल की सजाएं भी हुई हैं, कोई 10 साल, कोई जो फेक मेडिसिन, जाली गैर रजिस्टर्ड मेडिसिन फरोख्त कर रहे थे या बना रहे थे। ड्रग एक्ट 1976 डील करता है, ड्रैप एक्ट है वो डील करता है। तो इस हवाले से मैं कहूँगा कि ये ज़रूर एग्जिस्ट करती है ये चीज़। अब क्यों डॉक्टर्स कुछ, अब हम खुद देखें कि हम ठीक है, इस पे बात करते हैं इमरान लाजमी। अभी हमने जाना है ब्रेक पे, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटन में आपका खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो जाली मेडिसिन जो हैं वो फरोख्त करते हैं, उनके कवानीन क्या हैं, उनके खिलाफ जो एक्शन क्या। इमरान तो बता रहे थे, डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे इस बारे में, जो जाली मेडिसिन जो हैं वो दी जाती हैं, या डॉक्टर्स जो बीमारी से रेलिवेंट जो है मेडिसिन नहीं देते। अगर हम जैसे बात करें कि बीमारी आपको एक होती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ भी आपको, तो हम जाएं तो आपको एक ढेर सारा मेडिसिन का जो है वो आपको पर्चा आपके हाथ में थमा दिया जाता है, जो कि आप लेते हैं और फिर खाते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? जी मुसासमा, इसका एक तो ये है प्रैक्टिकली हम लोग बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। जैसे हमारा मैंने बताया जो इंडोर हमारा शोबा है, जहाँ पे मरीज़ हमारे पास सीरियस हालत में आते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनके किडनीज फेल हो गए होते हैं, गुर्दे फेल हो गए होते हैं। उसकी एक वजह तो ये होता है कि वो पेन किलर्स ओवर द काउंटर जाके स्टोर से मेडिसिन लेते रहते हैं। दूसरा, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं कि जाली अद्वियात, वो भी इसकी एक बड़ी वजह है कि पेशेंट लेता है और उसके बाद वो गुर्दे फेल होने के साथ हमारे पास आ गया और वहाँ पे उसका डायलिसिस। तो इसमें एज ए डॉक्टर हमारा भी सबसे बड़ा मुतालबा यही होता है कि इसके ऊपर कि जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं उसकी मेडिसिन जो जहाँ पे भी जाली बन रही हैं उसको सबसे पहले तो सील किया जाए, उसकी प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए। दूसरा आ जाता है डॉक्टर्स वाली बात कि डॉक्टर्स में भी इसमें 2-3 तरह के फिर हमारे पास यहाँ पे हमारे को एक्स को भी डॉक्टर कहा जाता है, जो जीपीज़ हैं जिनकी रेलिवेंट स्पेशलिटी नहीं है, उतना उनका नॉलेज नहीं है, लेकिन पेशेंट आ जाता है तो उसको लिख दिया जाता है।
इन दो वजूहात की वजह से एक तो ये दो प्रॉब्लम्स होते हैं कि पेशेंट को ज़रूरत नहीं है एंटीबायोटिक की, जैसे आप बार बार बात कर रहे हैं कि वायरल डिजीज़ के अंदर भी हमने देखा बहुत सारे कोविड अब एक वायरल डिजीज़ है, उसमें एंटीबायोटिक की एज सच अगर कोई और इन्फेक्शन साथ उसके नहीं है, ज़रूरत नहीं होती, तो उसमें मेडिसिन लिख दी गई, किसी स्टोर ने लिख दी या किसी जनरल फिजिशियन ने लिख दी। तो इसमें हमारा एज ए डॉक्टर तो यही मुतालबा है कि एक तो जालियत भी आज जहाँ पे भी बन रही है उनको सख्त से सख्त सजाएं दी जाएं और डॉक्टर्स की क्वैक्स को पकड़ा जाए। ये तो हम बार बार कहते हैं, हेल्थ केयर कमीशन को भी, एंटी क्वैकरी को भी, और डॉक्टर्स जो हैं कि उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि जो हमारे जीपीज प्राइवेट भी बैठे हैं कि गवर्नमेंट सेटअप में अगर वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम बना लिया जाए, उनको बताया जाए, क्योंकि ये मेडिसिन जो है इसको हम कहते हैं कि 25% ईयरली अपग्रेड हो जाती है। अगर आपने 4 साल तक आप अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, नया नॉलेज आपके पास नहीं आ रहा, तो 4 साल बाद आप बहुत पीछे चले जाते हैं दुनिया से। तो इस चीज़ को इम्प्रूव इसी तरीके से किया जा सकता है कि इसमें जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे उसको कंट्रोल किया जाए, सजाएं दी जाएँ। जो डॉक्टर्स हैं उनके रिफ्रेशर कोर्सेज हों, वो टीचिंग हॉस्पिटल्स में आएँ, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जहाँ पे अवेलेबल है वहाँ पे आएँ, और जो आम आवाम है उसके लिए तो मेरा यही मशवरा है कि खुद से सुनी सुनाई जाके किसी रिश्तेदार ने, किसी अजीज़ ने बता दिया कि ये मेडिसिन इस काम के लिए है, वो जाके मेडिसिन ली, उसका फिर नतीजा क्या होता है कि वो पेशेंट हमारे पास उसके बजाय बीमारी की शिद्दत से बिगड़ने के साथ, जैसे मैं बता रहा हूँ किसी के गुर्दे फेल हैं, कोई खून की उल्टी के साथ आ रहा है। तो इस सिस्टम को तो ओवरऑल हर बंदे का जहाँ जहाँ जो जो स्टेक होल्डर्स इसमें हैं, जब तक सब लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे एज सच ये चीज़ इम्प्रूव नहीं होएगी। ये इंडिविजुअली एक बंदे के करने से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा जब तक हम इसको हर लेवल पे इसको कंट्रोल ना करें और बेहतरी इम्प्रूवमेंट ना लाएं इसके अंदर। अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने पहले भी बात की थी, हमारे यहाँ जो है बीमारियाँ जितनी तेज़ी से फैल रही हैं उतना ही मेडिसिन का इस्तेमाल भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हाँ। कमीशन और एक और चीज़ भी है। हाँ। बहुत से लोग जिस तरह इन्होंने कहा ना, अताई डॉक्टर्स हमारे पता ही नहीं है, एक सर्टिफिकेट जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या किसी के पास काम कर रहे होते हैं वही जाके अपना क्लिनिक बना लेते हैं, ऐसी जगह पे बना लेते हैं जो जहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं होता इतना, तो वहाँ लोग अपना वो कहते हैं ना कमाई अच्छी खासी कर रहे हैं। कुछ अद्वियात तो आसमा सिर्फ उनके प्रिस्क्राइब्ड जो मेडिकल स्टोर है वहीं से मिलती हैं। हाँ। काफी अद्वियात जो मैंने खुद अपने रिलेटिव्स को ले जाता हूँ, जो वो कहते हैं यहाँ से ले ले, वहां से नहीं लेता, पूरे शहर में घूमता रहता हूँ, फिर जाके लेनी वहीं से पड़ती है। हाँ, ये देखें असल कहानी। अच्छा, ये भी है, कभी और फिर टेस्टों पे आ जाएं, टेस्ट करवाने के लिए वो देख लें, पूरी यहाँ से करवा के आए, बाकी नहीं है, बाकी अच्छे नहीं है। हर ये चीजें जो है जब तक ये खत्म नहीं होंगी, कितने डॉक्टर्स जब तक अपना पेशा जो है वो सिंसियरली नहीं निभाएंगे तो तब तक हमारे मसाइल भी हल नहीं होंगे। ऐसा है कि नहीं? क्योंकि हम तो ये होता है ना कि हम, अब मैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की बात करूं ना, बिहाड़ी डीएचक्यू में हमारे पास 20 से 25 डीएचक्यू में सिर्फ डॉक्टर्स हैं, और ओवरऑल जो बिहाड़ी तहसील में जिनको डॉक्टर्स कहा जाता है वो शायद हजारों में है। तो हमारे यहाँ पे जो मेडिकल स्टोर खोल ले वो भी डॉक्टर है, जो कोई मेडिसिन अस्पताल में, मैं तो बता रहा हूँ, कोई किसी भी शोबे से किसी का ताल्लुक है, कोई हमारे गेट पे भी खड़ा है, वो अपने गांव का डॉक्टर है, तो उसका भी जो वो गलत काम कर रहा है सच वो भी डॉक्टर के नाम पे आ जाता है। ये एक बहुत बड़ी वजह है। ये नहीं मैं कह रहा कि सब डॉक्टर अच्छे हैं, लेकिन इसमें ये वाला एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा है कि हमारे यहाँ पे हर बंदे को डॉक्टर कहा जाता है, जो दवाई लिख रहा है, स्टोर वाला, किसी की लैब बना ली है, तो उसमें ये तो एज ए डॉक्टर हमारा भी मुतालबा है, क्योंकि आखिर में शोभा बदनाम डॉक्टर्स का ही होता है कि उसी के ऊपर आता है कि भाई इन लोगों ने किया, कि हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं, पीएमए, वाईडीए, वो भी बार बार रेलिवेंट अथॉरिटीज़ से ये मुतालबा करती हैं कि जो क्वैक्स हैं इनके सेटअप बंद किए जाएँ, जो रेगुलर डॉक्टर्स हैं उनको भी हेल्थ केयर कमीशन के थ्रू प्रॉपरली रजिस्टर्ड, और उसके बाद जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट है वो दी जाए। और फिर थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे रिफ्रेशर कोर्सेज, बाहर आप इंटरनेशनली कहीं पे भी चले जाएं तो वहाँ पे एनुअली रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं, ताकि नई चीज़ जो दुनिया में आ रही है उसके अकॉर्डिंगली चले। और एक जो आप टेस्ट की बात कर रहे हैं, ये दूसरा, या मेडिसिन प्रिस्क्राइब अकॉर्डिंग टू डिजीज़ की जाए, उसमें एक प्रॉब्लम अब ये है कि हमारा ये इंश्योरेंस सिस्टम स्टार्ट हुआ, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, कि कुछ डिजीज़ ऐसी हैं बाज़-औक़ात पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी की वजह से प्रॉपर टेस्टिंग, अब जैसे एंटीबायोटिक देने से पहले, जैसे मैं बात कर रहा था कि ब्लड कल्चर होना चाहिए, अब ब्लड कल्चर गवर्नमेंट सेटअप्स में हर जगह अवेलेबल नहीं है, और प्राइवेट अगर उसको करवाया जाए तो उसकी कास्ट 2,000 to 3,000 तक पड़ती है, और 3 to 4 डेज़ के बाद टेस्ट आता है।
तो इतना पेशेंट, हर पेशेंट को अगर हम कहें कि ये पहले आप टेस्ट करवाएं उसके बाद मेडिसिन होगी, तो ये एक मजबूरी है। कुछ केसेस में हमें देना ही पड़ती है विदाउट टेस्ट भी मेडिसिन। तो जैसे मैं दोबारा कह रहा था कि इसको जब तक हम पूरा प्रॉब्लम्स को हर जगह पे देखेंगे नहीं कि कहाँ कहाँ पे इशू है, इसको सिर्फ एक चीज़ को ठीक करने के साथ ये सिस्टम ठीक नहीं होएगा। कि जहाँ पे क्वैक्स को पकड़ने की, उनको सजाएं देने की ज़रूरत है, जहाँ जाली अद्वियात बन रही हैं उन फैक्ट्रीज़ को बंद करने की ज़रूरत है, जो मेडिसिन बन रही हैं उनकी प्रॉपर टेस्टिंग की ज़रूरत है, फिर डॉक्टर्स जो जीपीज़ हैं उनको रिफ्रेशर कोर्सेज की ज़रूरत है, जो डॉक्टर्स के नाम पे क्वैक्स बैठे हैं उनको पकड़ने की ज़रूरत है, और फिर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनको ही मैं बता रहा हूँ कि उसमें भी अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज के देख के मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना। तो ये सारा सिस्टम जब तक हमारा ओवरऑल अपग्रेड नहीं होएगा तो इसमें जगह जगह पे प्रॉब्लम्स रहेंगे, और फिर उसका सफ़र इन द एंड मैं फिर कह रहा हूँ कि आखिर में पेशेंट ही करता है, अवाम ही करती है कि वो कोई अपनी डिजीज़ ख़राब करके आ जाता है, किसी के पैसे लग जाते हैं। तो ये एक है प्रॉब्लम। तो इसमें ये है कि हमें सब मीडिया हमारा है कि ये आप लोग बार बार इस बात को उठाते हैं, तो उसी से फिर ये होता है हमारी अथॉरिटीज सोचती हैं और उसकी तरफ। अच्छा, सेल्फ मेडिकेशन भी तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है ना, खुद से हम लोग जो है मेडिकेशन थोड़ा सा भी बने हुए हैं, हम लोग सेल्फ मेडिकेशन बहुत है। या फिर हम जैसे मेडिकल स्टोर, जैसे आप बता रहे हैं कि हम मेडिकल स्टोर पे जाके भी हम बता दिया थोड़ी अपनी तबीयत के बारे में, बजाय डॉक्टर के पास जाने के हम ये कह देते हैं कि अच्छा यार वहाँ इतने पैसे खर्च करने हैं तो फिर इनको भी तो पता ही होगा, तो आप चाहे आपको खांसी है, इंजेक्शन भी वो खुद लगा रहे हैं, इंजेक्शन भी वो खुद लगा रहे हैं, हालांकि नहीं लगा सकते वो वहाँ खड़े। जिस तरह ये कह रहे हैं फार्मासिस्ट का होना हर मेडिकल स्टोर पे जरूरी है। यहाँ क्या होता है, आप 20,000 रुपए मंथली पे आप वो लेते हो लाइसेंस, डॉक्टर साहब का, फार्मासिस्ट का, जो उसका लटका दिया, वो अपना काम कर रहे हैं किसी भी जगह पे, किसी भी मेडिसिन कंपनी में, लेकिन यहाँ पे उनके स्टोर चल रहे हैं। अब ड्रग इंस्पेक्टर साहब वहाँ पे आते हैं, माशाल्लाह उनको बोतल पानी दी और वो चले गए। सीधी सी बात है, ये चल रहा है, हमारा कल्चर है। अच्छा, आजकल हम कहते हैं ना कि अगर पाकिस्तान में कोई कारोबार ज्यादा अच्छा चल रहा है तो वो मेडिसिन वो 24 घंटे आपकी जो 24 घंटे में चल रही है ना, वो अब देखो अद्वियात की कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं, वो कंट्रोल में नहीं आ रही। गरीब बंदा कहाँ जाए? हम तो हंस रहे हैं, यकीन करें मेडिकल स्टोर के बाद लड़ाइयाँ होती हैं, बेचारे मांग रहे होते हैं मरीज के, खुदा के लिए मुझे ये दवाई लेके दे दें। मुझे अक्सर जानना होता है, तो यहाँ ऐसे लोग भी बहुत ज्यादा मिलते हैं जो कहते हैं दवाई लेके दे दे हमारे मरीजों की। ये तो सही सी बात है, जिस तरह महंगाई है, मैंने अभी बात भी की थी कि महंगाई अब बढ़ गई है। जिस तरह हम हर चीज पे अगर हम बात करें थोड़ी सी, कहीं अगर आप रिलीफ दे रहे हैं तो वहाँ आप अच्छी खासी जो है उसके बरक्स हम देखें तो बहुत ज्यादा कुछ आप जो है वो टैक्सेस लगाकर और आवाम का जो है वो आपने बेड़ा गर्क किया हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आप भी हमारे साथ रहे, बहुत कम टाइम के लिए आप हमारे पास आए। चलें, अभी बहुत सारी ऐसी डिस्कशन थी जो इनसे होनी थी, इमरान से भी होनी थी। बहुत शुक्रिया आप दोनों गेस्ट का। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। मोहम्मद उस्मान आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फिटनेस ट्रेनर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपको आज हम जो है उस्मान से जानेंगे फिटनेस के राज कि किस तरह हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, फिटनेस का ख्याल रख सकते हैं। और जो लोग जिम नहीं जा सकते, जो अपना काम जो है उनका बहुत ज़्यादा होता है, उनके लिए अपने लिए एक टाइम निकालना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो लोग जो है किस तरह अपना ख्याल रख सकते हैं अपनी फिटनेस का, ये जानेंगे। और फिर साथ साथ डाइट प्लान भी जानेंगे कि क्या डाइट प्लान होने चाहिए, क्योंकि समर है तो समर में आपकी जो है डाइट डिफरेंट हो जाती है, तो किस तरह के खानों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये इनसे जानेंगे। उस्मान, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? कैसे अपनी फिटनेस का ख्याल रखा जाए? ये सिंपल सा एक नॉर्मल जो रूटीन, आप खाना फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आप डाइट ले रहे हैं उसकी टाइम आप फिक्स कर लें। यह हिफाजत ना खाएं कि कभी आपने सुबह नाश्ता किया 7 बजे तो फिर कभी खा रहे हैं 9 बजे, और दोपहर का खाना आपने खाया है 2 बजे तो फिर कभी खा रहे हैं 4 बजे। मतलब इस तरह से ना हो, टाइम फिक्स कर लें कि हाँ भाई इस टाइम मैंने खाना खाना है, तो काफ़ी आपकी जो डाइट है, कोई आपकी फिटनेस है आपकी काफ़ी, ये और कोई नहीं, आपका 20 to 30% जो आपका डाइट है इससे फिक्स हो जाती है। आपकी बॉडी भी जो डी शेप हो रही होती है, थोड़ा सा अपनी बॉडी वहीं पे रुक जाती है, आपकी डी शेप नहीं होती बॉडी। तो सबसे पहले तो ये कहूँगा कि खाने का अपना बिल्कुल रूटीन रखें कि जो टाइम है आपका उस टाइम को फिक्स कर लें खाने के लिए। अच्छा, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का है ना कि हम लोगों का रात का खाना जो है, क्योंकि सुन्नत भी है कि आप कम खाएं,
और जल्दी खाएं, लेकिन हमारे यहाँ ये है कि हम लोग जो है एक तो लेट खाते हैं और खाते भी बहुत ज्यादा है। मतलब हम लोगों को ये भी होता है कि अच्छा थोड़ी देर हमने जैसे खा लिया, अगर 8-9 बजे भी आपने खाना खाया है तो रात को तकरीबन कोई 10-11 बजे जैसे ही बजेंगे, 12 बजेंगे तो फिर क्रेविंग आपको स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा कुछ और खाया जाए, अगर आप मूवी देख रहे हैं या घर में अगर रेस्ट कर रहे हैं तो फिर आपको कुछ और आपको खाना है, कोई स्नैक्स वगैरह आपने ऐड कर लिए हैं। ये चीजें तो हमारे ना एक ऐसे समझे हमारी रूटीन बन चुकी है। कहते हैं कि ना जब तक ये चीज नहीं होगी तो मूवी देख रहे हैं, साथ स्नैक्स वगैरह थोड़ा सा कुछ नहीं खाएंगे, ये तो ऐसे समझे रूटीन है ना, हमारी डेली रूटीन है। अच्छा रात को लाजमी पिज्जा भी ऑर्डर करना है, अगर पिज्जा नहीं ऑर्डर कर सकते पिज्जा तो लिटरली नहीं, बेसिकली मैं जब खाता हूँ ना पिज्जा, मैं वो चीट डे कहता उसको कहता हूँ अपना, मेरा चीट डे है, मैं उस दिन चीटिंग कर रहा हूँ अपनी डाइट के साथ और मैं पिज्जा खा लेता हूँ। आज नेक्स्ट डे फिर ये है कि ना मैं एक्सरसाइज थोड़ी ना डबल कर लेता हूँ, थोड़ी ज्यादा कर लेता हूँ कि ना जो मैंने चीट डे किया है उसको कवर कर लूँ। क्योंकि पिज्जा के अंदर जितने भी है ना आपकी चीज, ये ब्रेड, ये सारी चीजें ना, एक तो ये चीजें फैट की तरफ जाती हैं, फैट की तरफ ज्यादा जाती हैं और ना आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट बहुत लेट होती है ये चीज। तो और मोस्टली फिर रात के टाइम जब खाते हैं, खाने के बाद हमने सो जाना है, कुछ नहीं करना, ना कोई एक्सरसाइज, ना कोई मूविंग नहीं है, कुछ नहीं है। तो क्या होगा, वो बॉडी ना आपकी बॉडी पे मसल्स पे लगने की बजाय ना आपको वो फैट के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो डेली एक दफा करते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि बॉडी को फर्स्ट टाइम कोई चीज आप भी खाएंगे ना, वो आपका जो स्टमक होगा उसको ना परेशानी होगी कि क्या चीज है, लेकिन डेली रूटीन हो जाएगी, स्टमक को इस चीज की आदत पड़ जाएगी कि ना ये तो खा रहा है ना, डेली के डेली खा रहा है। फिर वो आपको बॉडी के अंदर वो ताकत देने की बजाय ना वो फैट्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है इस चीज को। मुझे ये होता है कि कुछ लोग बड़ा, क्योंकि हम लोग बर्गर बहुत शौक से खाते हैं, तो फिर हम लोग जिंगर खा लिया, कुछ इस तरह का फास्ट फूड की तरफ जाएं। अच्छा मुझे देखिए यार, आप पिज्जा खाएं वैसे थोड़ा हैवी हो जाता है ना, आप एक दो स्लाइसेस भी लें तो उसके बाद आपको जो है वो हैवी सा फील होने लग जाता है, पेट भर गया। लेकिन कुछ लोग तो बहुत शौक से खाते हैं। मेरे से पूछे, मैं एक पूरा पिज्जा खा जाता हूँ। अच्छा जिस दिन वो होता है ना, मैं सिर्फ पिज्जा खाता हूँ, और कई बार तो मैंने कंपटीशन इस चीज पे किया है कि दोस्तों के साथ लार्ज खा लेते हैं। मैं एक लार्ज पिज्जा, पूरा एक लार्ज पिज्जा, क्योंकि चीट डे मैं इसलिए इसे कहता हूँ, जब मैं खाता हूँ तो इतना खाता हूँ क्योंकि शौक ज्यादा है। लेकिन ये है चीट तो चीट है, सिंपल सी बात है, अपनी डाइट के साथ तो मैं चीटिंग कर रहा हूँ ना। तो उस दिन चीटिंग इसलिए फिर ये होता है कि ना खाता हूँ तो फिर बहुत अच्छा करके खाता हूँ मैं, ये नहीं कि बिल्कुल हाथ रोक के खाया। अच्छा मतलब टिका के खाते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा क्या समझते हैं कि आप जो है आपका डाइट प्लान क्या होना चाहिए? जैसे अभी समर है जी, तो गर्मियां हैं, गर्मियों की वजह से आप खाना इतना ज्यादा नहीं आपसे खाया जाता, पानी का इस्तेमाल भी ज्यादा रहता है। बिल्कुल। आज इस हवाले से बताइए क्या डाइट प्लान होना चाहिए? आप सुबह क्या खाएं, दोपहर में क्या खाएं, शाम में क्या खाएं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्योंकि जिस तरह समर चल रहा है आपकी स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो पानी का इंटेक जितना ज़्यादा करेंगे आपके लिए बेनिफिट है। क्योंकि जैसे ही हमारी स्वेटिंग स्टार्ट होती है, हमारी जो अंदर पानी की कमी है वो ज़्यादा हो जाती है, तो हमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ना हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा लेजी होना स्टार्ट हो जाती है। तो कोशिश करें कि पानी जितना ज़्यादा हो सके उसका पानी का इंटेक ज़्यादा करें, हो सके तो साथ कोई ना कोई चीज़ मीठा मिला लें, जिस तरह हम कहते हैं कि ना आप निमकोल वगैरह जिस तरह हम कहते हैं वो मिक्स कर लें, थोड़ा सा ना, ज़्यादा भी नहीं वो, क्योंकि ज़्यादा जब लेंगे तो नमकियात ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा ना हो, हल्का सा वो कर लें ताकि ना आपको पीने में भी थोड़ा आसानी हो और पानी का इंटेक भी ज़्यादा हो। ये तो हो गया ना समर के अंदर। इसके अलावा जो डाइट हम नहीं ले सकते मोस्टली के खाना, जिस तरह सुबह के टाइम क्या खाना चाहिए, मैं कहता हूँ सुबह के टाइम आप खाना जो नाश्ता करते हैं ना वो नॉर्मल करना चाहिए। कोई इस तरह से नहीं है कि आपको कम खाएं कुछ खाएं, क्योंकि आपने ये देखें कि ड्यूरेशन आप इतने एक लॉन्ग ड्यूरेशन से आप सो के उठ रहे हैं, ज़्यादा नहीं तो 6 घंटे की नींद तो आप करते ही हैं ना। इस 6 घंटे के अंदर आपकी बॉडी बिल्कुल स्टिल है, कुछ खा नहीं रही, कुछ नहीं कर रही, रेस्ट मोड पे है, तो इसलिए जो नाश्ता है वो नॉर्मल होना चाहिए। हाँ, दोपहर का खाना जब आप करते हैं तब सैलेड कर लें, कई लोग नहीं खाते। हाँ, सैलेड का इस्तेमाल ज्यादा नहीं है। बहुत कम लोग जिनको मतलब मोटापे के शिकार होते हैं वो उनको होता है कि अच्छा आपने दिन में रोटी नहीं खानी तो आपने डाइट को फॉलो कर रहे होते हैं। ये देखें डाइट में यही तो कह रहा हूँ ना, अगर देखें वो कई लोग तो खाना छोड़ देते हैं, खाना नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें क्या होता है कि आपके मसल्स वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो कहते तो हैं हमारी डाइटिंग हो रही है, डाइटिंग के साथ साथ मोटापा थोड़ा बहुत कम होता है, वेट कम लूज होता है, लेकिन क्या होता है इससे ना आपके ना मसल्स बहुत ज़्यादा वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपके जो बोन्स हैं वो भी वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं इसके साथ साथ, क्योंकि उनको कैल्शियम नहीं मिल रहा। आप खाना सही प्रॉपर खा नहीं रहे, कैल्शियम नहीं मिल रहा उनको, वो वीक होना स्टार्ट हो जाती है। तो कई बार ऐसे होता है इंजरीज हो जाती हैं और वो फिर काफ़ी टाइम ले जाती हैं रिकवर होने में।
तो ये है कि सुबह का नाश्ता नॉर्मल करें, कोई वो नहीं है। पानी का इंटेक, और पानी ठंडा भी ना लें, नीम गर्म हो या नॉर्मल हो, कोई उस तरह से वो नहीं है। और दूसरी बात, दोपहर को सैलेड में कुकुम्बर्स कर लें, और बीन्स कर लें, लोबिया जिसे कहते हैं लोबिया, और साथ छोटी बंद गोभी जिसे कहते हैं हम, वो कर लें। ये सारों को मिक्स करके ना आप ये खा लें, बहुत आप यकीन करें पेट भर जाएगा। आपको दोपहर के खाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, लोबिया से तो बीन्स वैसे ही आपकी जो हाँ जी, वो प्रोटीन, बेसिकली वो प्रोटीन के तौर पे हम यूज हाँ। करते हैं। प्रोटीन आपकी बॉडी को प्रोटीन की जितनी जरूरत है वो यूज होती है। रात का खाना ये है कि ना आपने खाना है, लेट्स सपोज आप अगर डाइट के लिहाज से कहते हैं तो एक चिकन का जिस तरह पीस होता है उसको हाफ कर लें, आप हाफ पीस खा लें, सही, वो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे थोड़ी सी भूख ज़्यादा लगती है, एक पीस कर लें। लेकिन ये है कि जब आप सोएंगे ना, सोने से तकरीबन 3 घंटे पहले आपने खाना है। ठीक हो गया। ये नॉर्मल डाइट है कि आप अगर कुछ और नहीं कर सकते, बस ये खाने की रूटीन बेस्ट कर लें और इस चीज़ को कर लें तो आपके लिए बेस्ट रहेगा ये। अच्छा, वही ना, ये आपकी बड़ी आसान सी चीजें हैं जिनको फॉलो करना होता है, लेकिन जाहिर सी बात है हमारी जो जुबान है वो टेस्ट जो है वो डेवलप एक हो चुका हुआ है। हाँ। बिल्कुल ऐसे और फिर हमने जो है वो डिफरेंट खाने जो है वो लाजमी हमें खाने होते हैं। अगर घर में जिस तरह जो है आपकी डिफरेंट डिशेस बन रही हैं, आपका दस्तरखान बड़ा अच्छा से सजा होना चाहिए, ये हम चाहते होते हैं। तो राइस, और दूसरी बात सबसे बड़ी बात, राइस तो ऐसे कहे कि हमारा जब तक ना हो, दिन में 1 या 2 दिन बाद ना पके तो दिल नहीं करता, कहते हैं राइस होने चाहिए। और रोटी खा के भी बंदा आके जाता है। लेकिन ये है कि ना अब आपने इतना थोड़ा सा अपने लिए कम्प्रोमाइज करना ही है ना। हाँ, राइस जिस तरह मैंने कहा चीट डे, एक दिन का ऐसे चीट डे कर लें आप, उस दिन राइस खा लें, लेकिन राइस भी ज़्यादा ना खाएं। राइस भी बेसिकली क्या होता है, वो भी डाइजेस्ट होने में टाइम लेते हैं राइस भी। तो ये है कि ना राइस खाने के बाद थोड़ी सी वॉक कर लें आप, वॉक करने के बाद आप फिर वो करें। और राइस भी दोपहर के टाइम खाएं, रात के टाइम ना खाएं। वो भी क्या होता है, क्योंकि डाइजेशन में टाइम लेते हैं, हम खाना खा के सो जाते हैं या फिर कोई मूवमेंट नहीं है, तो उससे क्या हुआ, डाइजेशन से हमारी बॉडी पे वो करने की बजाय ना वो फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, एक्सरसाइज कितनी जरूरी है? हम लोग कहते हैं कि जिम जाना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या इस बात में इतनी सच्चाई है? हाँ, जिम जाना बहुत ज्यादा जरूरी है? बहुत नहीं, हम कहते हैं जरूरी है। बेसिकली क्या है कि ना एक्सरसाइज कोई भी आप करेंगे, थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, ज्यादा करेंगे, उससे क्या होता है आपकी बॉडी स्ट्रांग होती है। तो लेट्स सपोज हम बात करते हैं कि किसी के पास टाइम नहीं है, जिस तरह आपने कहा कि ना आजकल हमारे पास टाइम नहीं होता, तो हमें क्या करना चाहिए? तो क्या है, जिसके पास टाइम नहीं होता वो सुबह जैसे उठते हैं ना, सिंपल से 2-3 क्रंचीज होते हैं। क्रंचीज में आप नेट पे सर्च करेंगे क्रंचीज पोजीशन क्या है, क्रॉस रेस पोजीशन क्या है, और इसके अलावा आपने पुशअप्स तो हर मोस्टली लोगों को पता है, पुशअप्स कर लें। ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपने उठने के बाद ना, ये आप 10 से 15 मिनट की एक्सरसाइज है, ये कर लें, आपकी बॉडी भी फ्रेश हो जाएगी और साथ साथ दिन भी अच्छा गुजरेगा आपका। और अगर रात के टाइम है तो तब मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि कोई फिटनेस क्लब ज्वाइन कर लें, वो ज़्यादा बेस्ट है। हाफ आवर की एक्सरसाइज होगी, 1 आवर की एक्सरसाइज होगी, उसके बाद आप रिलैक्स होकर घर जाके सो जाएंगे। हाँ जी। अच्छा, फिर बड़ी पुरसुकून नींद आती है, बिल्कुल थके हुए होते हैं, बॉडी ऑलरेडी वो सारा दिन को वर्क करके वो उससे थके हुए होते हैं, फिर जब आप एक्सरसाइज करके आते हैं उससे और ज्यादा बॉडी को मसल बहुत ज्यादा थक जाते हैं। घर आते हैं, आप आके रेस्ट करते हैं और उससे यकीन करें आपकी फिटनेस बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। अच्छा, फिर एक अच्छी नींद भी आपके लिए बड़ी जरूरी है। आपकी पुरसुकून और अच्छी नींद हो तो आपकी जो है डाइट भी बड़ी अच्छी रहती है और साथ साथ आपकी स्किन, आपकी हेल्थ, ये दोनों चीजें जो है वो बड़ी अच्छी। मोस्टली आपने देखा होगा कि ना जो लेट नाइट्स होते हैं उनके डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, उसी इशू है। अच्छा, मैंने पहले था मुझे, क्योंकि जब मैं जरा जॉब से ऑफ थी तो मेरी यही रूटीन होती थी कि आपको सोते सोते आपको रात को 2 बजे 3 बज जाते थे। अभी जो है वो सुबह जल्दी उठना होता है तो और नमाज भी पढ़नी होती है, तो और उसके साथ जो है वो सुबह आपको रात को जल्दी सो जाना ताकि आप सुबह इजीली। हाँ जी, ये हमारे इस्लाम में भी यही है कि ना जल्दी सोएं और जल्दी उठें, काम पे टाइम पे जाएं। मतलब ये सारे एक टाइम वो क्या हुआ, इसीलिए क्या हुआ क्योंकि अगर हम लेट सोएंगे, क्योंकि बॉडी नीड, जब यकीन करें हमारी जैसे इशा का टाइम होता है ना 9-10 बजे, उसके बाद ना हमें सो जाना चाहिए। हाँ, और मेरी वैसे आजकल यही रूटीन है, जैसे ईशा की नमाज के बाद 10 बजे, हर 10 बजे मुझे नींद आना स्टार्ट हो जाती है। बहुत अच्छी बात है, कोई रूटीन बन चुकी है ना, तो आपने सुबह उठना है तो रात को 10-10:30 बजे ये मेरा एंड है, बिल्कुल सो जाना है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी रूटीन है। हाँ, वरना अगर हम लेट सोएंगे बॉडी पे काफी सारे ये है कि ना हम सोते हैं, हमारे इस तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो ना हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। अब उस टाइम हमारी बॉडी सोई हुई तो नहीं होती, हम स्लीपिंग मोड में नहीं होते, हमारे क्या है बॉडी जाग रही है, हम कोई मूवी देख रहे हैं,
किसी वजह से भी जाग रहे हैं, कोई रीजन हो सकती है, जरूरी घर का काम भी हो सकता है, तो उसकी वजह से ना वो जो स्लीपिंग हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं, तो हमारी बॉडी उस पोजीशन में नहीं होती, तो वो हमारे लिए ना फिर नुकसान होना स्टार्ट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं इफेक्ट आना, आपकी बॉडी पे इफेक्ट, अब कहीं पे फेस पे इफेक्ट आ गया, कहीं पे बॉडी आपकी सही तरह से, वो आप जब उठते हैं तो थकावट फील हो होती है। हाँ जी, वो नींद आपकी, क्योंकि बॉडी ने सही तरह से रेस्ट नहीं किया, इसलिए ये चीज हमें फील होती है इस तरह की। अच्छा, जिस तरह हम जिम में जाते हैं तो ज्यादा हम मशीनरी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं कि वहां पर अगर एक्सरसाइज हो रही होती है लेकिन हम मशीनों का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे होते हैं कि उससे एक्सरसाइज की जाए और ताकि आपका वजन भी कम हो सके या आप फिट भी रह सके, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि क्या मशीनें जो हैं वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं या फिर आपके लिए जो है फिजिकल आपकी जो एक्सरसाइज है वो ज़्यादा ज़रूरी है? फिजिकल एक्सरसाइज वो आपकी बॉडी के लिए बेस्ट है। फिजिकल एक्सरसाइज इसलिए क्योंकि मशीनरी में ये होता है कि ना वो आपकी हेल्प कर रही होती हैं, आपकी बॉडी का इतना ज़्यादा आपका फोर्स यूज़ नहीं हो रही थी जो आपकी बॉडी को प्रॉपर फोर्स लगानी चाहिए। क्या होता है कि मशीनरी हमें हेल्प ही कर रही है। लेट्स सपोज हम बात करते हैं ट्रेडमिल की। ट्रेडमिल में क्या है, आप वॉक तो कर रहे हैं लेकिन क्या होगा, वो साथ आपकी हेल्प आउट भी कर रही है आपको रनिंग करने में, तो उससे इससे बेस्ट ये नहीं है कि आप वॉक कर लें। अच्छा, ट्रेडमिल के बारे में कहा जाता है कि आपके जो घुटने हैं उनका इशू हो जाता है, क्या इसमें कितनी नहीं इशू नहीं होता, नहीं बेसिकली क्या होता है क्योंकि आप घुटने का इशू जिन्हें होता है वो उससे कहते हैं कि ना वो यूज करें ट्रेडमिल, क्योंकि क्या होता है आप नॉर्मल जब चलना स्टार्ट करते हैं ना उनके ना घुटनों में पेन स्टार्ट हो जाता है, तो वो किसी चीज की हेल्प तो ले नहीं रहे, वो अपनी बॉडी को वेट लेके ही वॉक कर रहे हैं। तो ट्रेडमिल उनके लिए बेस्ट है क्योंकि उनको किसी ना किसी स्पोर्ट की जरूरत पड़ती है वॉक करने के लिए, तो ये चीजें जरूरी हैं। बाकी फिजिकल एक्सरसाइज इसलिए हाथ से है कि ना आप अगर डंबल्स यूज करते हैं, आप प्लेट्स वगैरह यूज करते हैं, दैट इज फाइन, क्योंकि डंबल्स में ये होता है कि आपकी पूरी बॉडी यूज हो रही है, उसके अंदर आपकी फोर्स जितनी भी आपकी बॉडी फोर्स लगा रही है। अगर प्लेट्स की बात करें, प्लेट्स में आपने चेस्ट की गेम लगानी है, बेंच प्रेस लगाना है, कुछ भी करना है, तो आपकी बॉडी का फोर्स लग रहा है, पूरी बॉडी की फोर्स लग रही है, ये नहीं कि आपकी हेल्प आउट हो रही है, हेल्प आउट नहीं होती उससे, तो ये बेस्ट है आपके लिए। हाँ, जहाँ तक बात कहते हैं हम केबल्स की बात करते हैं, केबल में उसमें ये होता है कि ना केबल की वहाँ पे भी फोर्स यूज हो रही है लेकिन वो हेल्प आउट हो रही है, तो मेरा जो बेस्ट मशवरा यही है कि ना ये जो सिंपल जो आपकी बॉडी जो चीज़ें आपकी बॉडी फोर्स लगा रही हो ज़्यादा, वो आपके लिए बेस्ट है। अच्छा, वही ना एक्सरसाइज के साथ साथ आप जिस तरह हम बात करते हैं, आजकल जो हमारे बच्चे हैं वो भी बड़े लेजी रहते हैं, इतने एक्टिव नजर नहीं आते, क्योंकि डाइट का भी हमारे यहाँ जो है वो सबसे ज्यादा हिस्सा तो डाइट का आ जाता है ना, कि डाइट अगर अच्छी नहीं है तो बच्चे तो फिटनेस का ख्याल रखते ही नहीं है ना। बेसिकली ऐसे है कि ना वो बच्चे जो आजकल जो मोस्टली आपने देखा होगा मोबाइल के अंदर कुछ ज्यादा ही उनका रुझान है, मोबाइल हो गया, टीवी की तरफ हो गया, उनकी तरफ कुछ ज्यादा रुझान है, और पेरेंट्स भी कई इस तरह से होते हैं, उनको ना इस चीज से नहीं रोकते कि हाँ भाई चलो कोई बात नहीं, बच्चा हमें तंग नहीं कर रहा, वो उस चीज में लगा हुआ है, बिजी है, हाँ जी वो बिजी है, हमें तंग नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। वो बेसिकली ना उनको चाहिए बच्चे को मोबाइल की जगह पे ना कि ऐसी प्रोडक्टिव है, कोई फिटनेस क्लब हो, कोई फिटनेस जहाँ पे उसको ज्वाइन कराएं, जिम ज्वाइन ना करवाएं, क्योंकि उनकी बॉडी ग्रोथ हो रही होती है। वो तो जिम में अपने फॉलोअर बच्चों को मेरे ख्याल में जाना भी नहीं चाहिए। अच्छा, क्या समझते हैं कि कौन सी एज जो है वो अच्छी है उनको अगर जिम वो ज्वाइन करें, क्योंकि आजकल तो हम देखते हैं बॉडी का एक बड़ा बिल्कुल ऐसे ही वो कहते हैं ना हमारे मसल्स बने हुए हों, हमें शो, तो बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चों के लिए तो कोई एज नहीं है, लेकिन जिस क्लब में मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ उसके अंदर 7 साल का बच्चा आके हमारे पास एक्सरसाइज कर रहा है। अच्छा, 7 साल का बच्चा, कैन यू इमेजिन, वो भी हमारे पास आता है, आके पंचिस कर रहा है हमारे पास किस कर रहा है, उसकी भी फाइट हो रही है बच्चों के लिए। अब कोई भी इस तरह की नहीं, हाँ ये है कि बच्चे का ना थोड़ा एक्टिव, जितना स्कूल गोइंग जब बच्चा हो जाता है तो आप उसको फिटनेस क्लब में लाजमी कर सकते हैं, ताकि 1-2 घंटे जो उसका माइंड है वो इस चीज में ना एक्टिव है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है आजकल के दौर में। अच्छा, फिर जिस तरह बच्चों में हमारे बर्दाश्त नहीं है, मेरे ख्याल में चाहे खेल हो गए, चाहे फिटनेस से रिलेटेड आपकी ट्रेनिंग हो गई, वो बच्चों को जो है वो आपके बड़े एक्टिव रखते हैं और उनके अंदर बर्दाश्त का जो मादा है वो भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बिल्कुल हमारी जो फिटनेस जितनी भी हमारी एक्सरसाइजेज हैं, फिटनेस एक्सरसाइजेज, उसमें ना हमें कंट्रोल, पेशेंस सिखाती है ये चीजें, क्योंकि हमारा ये है अक्सर आजकल देखा होगा कहते हैं कि हमें एंगर इशू बहुत ज्यादा है, हमें गुस्सा आ जाता है जल्दी। बेसिकली क्या होता है, वो फ्रस्ट्रेशन, कोई उनकी एनर्जी है कहीं यूज नहीं हो रही, पॉजिटिव वे में यूज नहीं हो रही, तो क्या होगा वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन तो निकलनी ही निकलनी है, तो क्या होगा वो कहते हैं हमें एंगर इशू है, एंगर इशू नहीं होता, वो बेसिकली फ्रस्ट्रेशन होती है, कहीं ना कहीं से जो आपने वो उसने शो करना ही है। अब अगर किसी एक पे नहीं उसका जो चल रहा, बस नहीं चल रहा, तो वो किसी और पे फ्रस्ट्रेशन लाजमी निकाल
निकालेगा, वो छोटे भी फ्रस्ट्रेशन निकालना शुरू कर देगा। हाँ, वही जाके आप एक्सरसाइज पे निकाल दें। अब मैं अपनी एक्सरसाइज की बात करूं, जो हम एक्सरसाइज करते हैं ना, हमारे बेसिकली जो फिटनेस क्लब है वो MMA क्लब है। ठीक है। मुल्तान के अंदर इस टाइम जो जनूबी पंजाब की बात करते हैं, जनूबी पंजाब में इस टाइम जो टॉप रैंकिंग पे हमारा जा रहा है, वो हमारा क्लब जा रहा है फिटनेस क्लब का। ठीक है। तो उसमें हम MMA की ट्रेनिंग करते हैं। MMA ट्रेनिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले एक जनरल फिटनेस क्लास होती है। अच्छा। उस फिटनेस क्लास के अंदर क्या होता है, आपकी बॉडी का जितने भी ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो बेसिकली बॉडी को खत्म कर देती है। कहते हैं कि ना हमारे अंदर इतना ताकत है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हमारे ना 2 हफ्ते पहले एक इवेंट हुआ था, उसमें ना एक वैसे तो क्या कहते हैं, मोस्टली हम फाइट्स करते हैं एक ब्रदरहुड, क्योंकि हमारा जितने भी हैं तो फाइट्स कर लेते हैं एक, उसके बाद फिर फाइट रिंग के बाद जो है हम भाई भाई हैं, कोई उस तरह का नहीं है। लेकिन ना एक उसने ना चैलेंज दिया कि ना अब मैं चैलेंज करता हूँ। अब उसने फर्स्ट एक दफ़ा चैलेंज किया, वो हार गया। पहले भी एक इवेंट हुआ, उसके बाद फिर 2 हफ्ते पहले एक इवेंट हुआ, उसके अंदर ना लिटरली कैन यू इमेजिन वो 30 सेकंड के अंदर टैप आउट हो गया और वो बेहोश हो गया था। ओहो, अच्छा। मतलब देखें अब उसको फ्रस्ट्रेशन क्या होती, आके ना उसने फाइट नहीं करनी, उसने आगे अगले बंदे को इंजर करना है। सही, इस माइंड से। हाँ जी, उसका माइंड यही था। हाँ। अब वो हमारा जो अब फाइटर जो हमारे फाइटर की हमारी तरफ से फाइटर जो गया हुआ था, उसका माइंड ये नहीं था कि मैंने अगले को इंजर करना है, उसका माइंड सेट ये था कि मैंने विन करना है बाय हुक एंड क्रूक। अब उसने उसी के एंगर को यूज करते हुए अपनी स्ट्रेंथ यूज की, विद इन 30 सेकंड उसको टैप आउट करा दिया। टैप भी नहीं किया, उसको बेहोश कर दिया था। अच्छा, वही बात है कि ना कि सारी गेम आपकी माइंड की होती है। आप जिस तरह अच्छा खेलों को भी आप पॉजिटिव लें उसमें, बिल्कुल, तो तब भी आपके लिए चीजें जो है वो बड़ी हमें आसान हो जाती हैं। बहुत आसान हो जाती है। इसमें क्या होता है कि ना अगर आप जब भी हमारी ये गेम अगर करते हैं, हमारी गेम में MMA, मिक्स मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, ब्राजीलियन जिजित्सु, BJJ जिसे कहते हैं, BJJ ग्रैपलिंग बेसिकली ये होता है ग्राउंड गेम हम यूज वो करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा मैट्स वगैरह बिछे हुए होते हैं, मैट्स के ऊपर वो ग्राउंड गेम हो रही होती है, नीचे गिराते हैं, नीचे गिरा के लॉक्स वगैरह यूज कर रहे होते हैं। तो ना अक्सर मूवीज में भी आपने देखा होगा इस तरह से। तो ये गेम MMA बेसिकली एक स्ट्रीट फाइट है बेसिकली वो, ठीक है। स्ट्रीट फाइट को एक रिंग के अंदर अगर हम फाइट करा दें तो वो MMA होती है। तो MMA के रूल्स तो होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन हर गेम के हैं। हाँ। लेकिन MMA बेसिकली हर गेम को टच कर रही है। आपकी मौत आई है, कराटे हैं, किक बॉक्सिंग है, ग्रैपलिंग है, हर एक गेम को वो टच कर रही है। अच्छा, कितना लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, बच्चे कितने जो हैं वो इंटरेस्ट ले रहे हैं? बेसिकली ना हमारे जो जनूबी पंजाब में ना इंटरेस्ट हर किसी को है, हर कोई चाहता है कि हमें सेल्फ डिफेंस है, हमारी जो अंदर जो भी एनर्जी है पॉजिटिव वे में यूज हो। लेकिन क्या है, वो विलिंगली तो हैं लेकिन वो पे नहीं कर सकती इस चीज़ को। सही, ठीक। हाँ, जो हाई क्लास है वो तो पे कर देगी, वो आएगी इस चीज़ को पे कर देगी। लेकिन जो मीडियोकर है या फिर लो क्लास के हैं, वो शौक तो रखते हैं। अब हमारे क्लब में कई बच्चे इस तरह आते हैं, आके देखते हैं, उनको शौक बहुत होता है ज्वाइन करने का कि हम ज्वाइन करें, लेकिन क्या हुआ वो पे नहीं कर सकते। सही। लेकिन तो ऐसे बच्चों के लिए भी कोई आप की तरफ से हैं जो लोग पे नहीं कर सकते या जो लोग इसको ज्वाइन करना चाहिए? बात है। हाँ जी। जो महंगाई है, अब महंगाई की वजह से लोग बड़ा डर गए हैं। एक हो गया कि जाहिर सी बात है उन्होंने घर का सिस्टम भी चलाना है या फिर वो इस तरह ट्रेनिंग्स की तरफ जाए, तो ये चीजें मैनेज करना। बिल्कुल, क्योंकि ये देखें मेरे सर ने एक चीज हमें सिखाई है कि ना जिसको शौक हो उसको सिखाओ। चाहे वो आप क्लब में सिखा रहे हो, चाहे वो घर में सिखा रहे हो या कहीं इंस्टीट्यूट में हो, कहीं पे भी हो, अगर कोई विलिंगली कहता है कि हमें सीखना है और शौक है, उसको लाजमी सिखाओ। सही, जो मर्जी हो जाए। अच्छा, खवातीन में भी जब जान लेते हैं, बच्चियों में कितना ये है कि बच्चियां में बेसिकली सीखती हैं, आकर ट्रेनिंग्स लेती हैं या नहीं? लेती हैं ट्रेनिंग, हमारी फीमेल ट्रेनर भी है बेसिकली। अच्छा। हाँ जी, लड़कियों में बेसिकली वो क्या है, वो नज़ाकत का एक जो एक फैक्टर होता है ना, वो ज़्यादा होता है। कई लड़कियां कहती हैं कि हमने करनी है, लेकिन क्या हुआ जैसे ही उन्हें एक्सरसाइज स्टार्ट की, उन्हें पता चला कि क्या चीज़ है, वो फिर उससे ना बैक कर जाती है, कहते हैं कि हमारी बस है, हमसे ये चीज़ नहीं होती। वो बेसिकली उनसे वो जुम्बा क्लासेस करवा लो या फिर सिंपल सा योगा करवा लो, तो उनके लिए वो बेस्ट है। MMA के लिए हमें अभी तक ज़्यादा मुल्तान के अंदर इतना रुझान नहीं मिला। हाँ, जितने भी हैं बाकी कराची जितने भी हमारे लिंक्ड
वहाँ पर बाकी शहरों में? हाँ जी, जितने भी लिंक्ड क्लब हैं उन सारों में ये चीज बहुत है। वहाँ पे गर्ल्स भी इस चीज को, अब वो MMA की फाइट्स कर रही हैं। सही। इंटरनेशनल तो आपने देखा ही होगा कि वो UFC फाइट्स क्या कहते हैं फीमेल्स की होती हैं, लेकिन हमारे जो पाकिस्तान के अंदर है वो मुल्तान के अंदर हमें इस साइड पे ना हमें बहुत कम रुझान नजर आया इस चीज का। सही है, इधर जरा नजाकत ज्यादा बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान, आप हमारे साथ रहे और बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत सारी ट्रेनिंग्स के हवाले से भी बताया। इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। जो हमारे साथ आज मौजूद हैं वो हैं जी आगा ज़हूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि शायर अहले बैत भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, कॉलम निगार भी हैं। आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप कैसे? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही आज जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि यकम मुहर्रम अल हराम जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है, इस हवाले से बात होगी और साथ साथ इनसे जानेंगे कि अहले बैत से जो मोहब्बत है उसका सिलसिला जो है वो शायरी और जो हम मरसिया सुनते हैं उस हवाले से भी इनसे जानेंगे कि वो कब से स्टार्ट हुआ। और साथ साथ मुहर्रम के हवाले से जो है पूरे महीने के, क्योंकि यकम मुहर्रम से लेकर एंड तक जो वाक़यात हैं उस हवाले से भी जानेंगे कि इन दिन ये दिन जो है वो बड़े अहम दिन होते हैं। तो इस हवाले से सबसे पहले तो आप क्या कहना चाहेंगे यकम मुहर्रम अल हराम के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज यकम मुहर्रम और आज की शब या कल की सुबह इमाम का काफिला, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम करबला में वारिद होंगे। और यानी अब करबला बर्पा होगी और कल से बाकायदा अफवाज, यजीदी फ़ौज और इमाम का काफिला आमने सामने एक दूसरे से वो नबरद आजमा होंगे। तो रही बात एहतराम मुहर्रम अल हराम की, तो साल का, इस्लामी हिजरी साल का पहला महीना और आज पहला दिन, तो आदाब मुहर्रम यकीनन ये सोगवारी है। और सिर्फ सोगवारी नहीं बल्कि इसमें हमारे लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए और तमाम हक परस्तों के लिए इसमें निशानियां भी हैं। इसमें इमाम का जो उसवा हुसैनी है उसके फॉलो में अगर आप देखें तो सब्र है, तहम्मुल है, मजहबी रवादारी है, हक परस्ती है, हकानियत है, हुर्रियत है, हक पे डट जाना है, सच पे रहना है और जालिम को तस्लीम ना करना है। तो ये मुहर्रम के असबाक हैं। और बीइंग ए मुस्लिम और आज का जो उम्मत मुस्लिमा के जो जब एक सीरियस इश्यूज़ में से एक इशू है वो फ़िरका वारियत है। तो ये मुहर्रम हमें दर्स देता है कि हुसैन सबका है। तो फ़िरका वारियत को यही महीना है और यही अशरा है मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है कि हुसैनियत किसी एक फ़िरके का, इवन किसी एक मज़हब का सब्जेक्ट नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें बड़ा मैं समझती हूँ कि आपको अहले बैत के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। वैसे भी वो कहते हैं ना कि आप अगर अहले बैत से मोहब्बत नहीं रखते तो आप दीन से भी खारिज हैं, अगर आपको अहले बैत से मोहब्बत नहीं है। अच्छा, जिसके साथ साथ इसमें अमन व अमान का साथ साथ ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। आप क्या समझते हैं इस मुहर्रम हराम के महीने के हवाले से किन बातों का ख्याल रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? कौन से ऐसे अमल किए जाएं और कौन से ऐसे अमल हैं जिनसे आप अपने आप को रोक सकते हैं? देखें, चूँकि मुहर्रम आगाज़ ही एक ऐसी हस्ती के नाम से हो रहा है, यहाँ पहले मैं एक अजाला कर दूँ और एक इसमें तसी कर दूँ कि खलीफतुल मुस्लिमीन दूसरे खलीफा
उम्मत मुस्लिमा के 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले अरबो अजम के फातेह। और हमारे यहाँ इल्मी यतीमी का ये हाल है कि हमें उनकी शहादत का दिन भी याद नहीं। उनकी शहादत है 24 ज़िलहज, 28 किताबें 24 से 25 और कुछ किताबें 26 ज़िलहज लिखती। और हमारे यहाँ इल्मी यतीमी का ये आलम है कि हम यकम मुहर्रम को खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफा दोइम की शहादत का दिन कंसिडर करते हैं, जो कि एक क्या कह सकते हैं, ये एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि हम तहकीक पर नहीं है। तो एक तो ये आज जैसे हम कहते हैं कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की आज जो है शहादत का दिन, आज का दो डेट। अच्छा, आज का नहीं है, आज का नहीं है। और इस पर तमाम उम्मत मुस्लिमा के जितने भी रिसर्चर्स हैं, जितने भी तारीख निगार हैं और जितने भी मुस्तनद हवाले हैं, वो सब 24 और 25 ज़िलहज के हैं। ठीक है। और एक भी रिवायत यकम मुहर्रम की नहीं है। लेकिन बहरहाल यहीं से एक हमें इस्लाह करनी चाहिए अपनी। साल का आगाज़ है और हम एक ह्यूज इस्लामी पर्सनैलिटी को हम डिस्कस जब करने जा रहे होते हैं तो हमें उनकी डेट भी याद नहीं है। तो आज से खालिसतन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम व तहियत वल इकराम और उनके रफ़क़ा और अहले बैत और उनके खानवादा के जो अय्याम शुरू होते हैं, तो हमें स्पेसिफिकली बीइंग ए गुड मुस्लिम, हमारी आपको याद होगा पाक स्टडीज़ में हम इसीलिए हमेशा घबराते हैं, वो डेट्स हमें भूल जाती हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आमना है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं माह मुबारक के हवाले से कुछ कहना चाहूँगी। जो कुर्बानियों का इज़हार का महीना है, हम सब मोमिन मुसलमानों को चाहिए कि मोहब्बत इत्तफाक के साथ रहें। मजलिस रज़ा है, मिलाद शरीफ है, जहाँ भी हैं एहतरामन मनाई जाए। मेरा ये मैसेज है सब उम्मतुल मुस्लिमीन को। और ख़ास तौर पे मैं ये पैगाम ज़रूर दूंगी कि जगह जगह पर सबील का होना लाज़मी है, क्योंकि इमाम शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो पानी का बहुत ज्यादा तस्करा आया कि इमाम हुसैन ने 3 दिन का रोजा रखा। तो मैं इसके मुताबिक मैं ये कहना चाहूंगी कि जगह जगह पर सबील का होना जरूरी है, क्योंकि शुहदा की याद दिलाता है हम सबको, और हमारे दिलों में इमाम हुसैन जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। और आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। इस हवाले से खैर काफ़ी इंतजामात भी किए जाते हैं, सबीलें लगाई जाती हैं और मजालिस का एहतमाम भी किया जाता है स्पेशली। और ये पूरा मंच जो है वो इसी उसमें जो है उनके जिक्र से जो है वो रहता है, रोशन रहता है। और इसके साथ साथ लोगों को वाकई इसमें तमाम जितना भी हम समझते हैं कि अब फिरके बन चुके हैं, उनमें सबको यकजा होने की ज़रूरत है। एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत और इत्तेहाद के साथ। फिरका वारियत का जो एक जिन है वो तो अभी बोतल से बाहर आया है। अगर आप मुल्तान की तारीख उठाकर देखें, और मुल्तान में जो मुल्तान के रहने वाले जो मुझे सुन रहे हैं उन्हें भी पता होगा कि मुल्तान और इसके गिरदो नवाह में आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर सबसे ज़्यादा जो काम किया है वो अहले सुन्नत वल जमात बरादरान इन सब ने किया है। और इवन अभी भी मुल्तान के जितने रूट्स एंड ये जो जुलूस ताज़िया हैं, इसमें मोर देन 70% लाइसेंसेस ऑफ देयर ताज़िया जो पूरे मुल्तान से बरामद होते हैं, ये अहले सुन्नत बरादरान के हैं। तो इमाम हुसैन की शख्सियत किसी फ़िरके की मोहताज नहीं है। हमें बीइंग ए गुड मुस्लिम, अब चूँकि मुहर्रम आ चुका है, यहाँ हर तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जाते हैं पाकिस्तान में, बिलखुसूस पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो हमारे लिए जो सबसे अहम बात है कि जो तमाम फ़िरकों में कॉमन है वो इमाम हुसैन की शख्सियत है। और हम इस अशरे में बिलखुसूस मुहर्रम यकम से 10 तक और कुछ भी ना करें, अपने अपने फ़िरकों में रहते हुए, अपने अपने मसालिक में रहते हुए ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक ओरिजिनल और ऑथेंटिक पिक्चर लोगों के सामने लेके आएँ। और हम तमाम फ़िरके सिर्फ इस बात पर ही मुत्तफ़िक हो जाएं कि हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत और उनके मैसेजेस को फ्लोट करें, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमारे यहाँ के हम सबीलें लगाने वालों को सपोर्ट करें, या हम सबीलें लगाएं, या हम सबीलें लगाने वालों को रास्ते दें। या मुहर्रम में अभी जैसे आशूर की पहले दिन से मूवमेंट शुरू हो जाएगी मजालिस की
इसके साथ साथ मजालिस के और ख़तीबों को और ज़ाकिरों को और मौलवियों को भी चाहिए कि वो कॉमन चीज़ों को डिस्कस करें, कंट्रोवर्शियल्स को डिस्कस ना करें। ये हुसैन का महीना है, ये फ़िरके का महीना नहीं है, ये मेरे और आपके मसाइल का महीना नहीं है, ये मेरे और आपके डिज़ाइंड हुसैन का महीना नहीं है, यूनिवर्सल हुसैन का महीना है। तो हमें इन चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए। बिलखुसूस अभी ये यानी जितने जुमात गुजरेंगे, जुमात के इज्तिमात होंगे, जितनी मजालिस होंगी, जितने ज़ाकिर ख़तीब टीवी पर या पब्लिकली मजालिस होंगी और प्रोग्राम्स होंगे, कॉन्फ्रेंसेस होंगी, यूनिवर्सिटी से लेके, इदारों से लेके, पब्लिकली सब जगहों पर यह जिक्र होगा। तो इन सब को मेरा मैसेज है कि फ़िरका वारियत नहीं, कॉमन चीज़ों को डिस्कस करें और शख्सियत इमाम हुसैन और मकसद इमाम हुसैन को डिस्कस करें, तो ये काफ़ी है। बिल्कुल, जो मैं समझती हूँ इतनी बड़ी कुर्बानी दी गई, उसका जो पीछे एक मकसद था उसको याद रखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हमारी जो है वो आसान हो सकती हैं। इसमें मज़ीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी अपने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में एक बात की कि मरसिया निगारी के हवाले से भी आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इस हवाले से बताइएगा। देखें, मरसिया निगारी और मिदहत व मनाकिबत और नोहा खानी, नात, ये जितनी भी असनाफ़ हैं, ये रसूल खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम व तहियत वल इकराम के ज़माने से ही, उनकी हयात मुबारका से ही इनका ज़िक्र शुरू हो गया। हमारे पास बहुत जय्यद नात खान असहाबे कराम में मौजूद हैं और शायर बहुत अच्छे। ख़ुद मौला अली बेहतरीन शायर थे, बेहतरीन उनके कलाम हैं। और ये सिलसिला चूँकि मोहब्बत का सिलसिला है, ये इश्क है, ये एक रोमांस है रसूल खुदा से, उम्मत मुस्लिमा का और असहाब रसूल का और बिलखुसूस अहले बैत रिसालत का, कि उसका इजहार अदीब दोस्त अपने अंदाज में करते रहें। और इसकी तारीख़ उतनी ही पुरानी है जितनी तारीख़ इस्लाम की पुरानी है। और लेकिन हम चूँकि अभी रोही टीवी आपके रीजनल चैनल पर बैठे हुए ये बात करते हैं, तो आपका जो सराइकी अदब है, सराइकी अदब की बड़ी खिदमात हैं ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में। और इससे अगर पीछे जाएं तो मीर अनीस हैं, ज़ौक़ हैं, बबर हैं और उस्ताद फ़ौक हैं और बहुत बड़े बड़े नाम हैं। पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ उर्दू सुनी जाती है, उर्दू पढ़ी जाती है, उर्दू समझी जाती है, मरसिए की तारीख़ उतनी ही पुरानी है। और पाकिस्तान में फिर अल्लामा इकबाल को भी अगर आप उनको और उनके कलाम जो बिलखुसूस अहले बैत रिसालत के साथ सब्जेक्टेड हैं, उसका उनमें मरसिया देखें, उनमें मनकबत देखें और नात देखें, तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा है उर्दू अदब में। सेम एज सराइकी अदब में इस रीजन का तो बहुत मेगा यानी रोल है और बहुत बड़ा नाम है। यहाँ बहुत बड़े बड़े नाम गुजरे हैं सराइकी अदब के और सराइकी ज़ाकरी के, और इनके जो मखसूस अंदाज हैं पढ़ने के सराइकी अदब को, तो ये बहुत रिच कंटेंट है हमारे पास अदबियात का, मनकबत में, मरसिया में, नोहा खानी में। और ये हज़ार साल यानी इस्लामियात की हिस्ट्री जितनी पुरानी है, ये सब्जेक्ट भी उतना ही पुराना है और ये तब से पढ़ा जा रहा है। इसमें शिद्दत जब आई है तो वो शिद्दत तब आई कि जब इमाम के शोहदा की यानी उन कुर्बानियों को जब दबाने की कोशिश की गई और उनको जब सरफ़े नज़र करने की कोशिश की गई, तो फिर चूँकि शायर, अदीब, कालम निगार या ये सेंसिटिव होते हैं, तो इन्होंने फिर इस पर बहुत ज़्यादा काम किया और ये 1000 ईयर्स एटलीस्ट पुराना एक मरसिए का जो सिलसिला है, ये आज तक चलता आ रहा है। सही। अभी आप क्या कलाम सुना रहे हैं? ए चांद करबला के, ये चूंकि अब आमद हो गई है। ए चांद करबला के, तुमने तो देखा होगा एक फूल करबला के सीने पे चंद माह का। ए चांद नैनवा के,
वो चांद सैयदा का, वो शेर फातिमा का, उस माह करबला का, अब्बास बावफा का, चेहरा तो याद है ना। ऐ चांद करबला के, तुमने तो मुस्तफ़ा का आबाद कुनबा देखा, असवार मुस्तफ़ा का, दरगोर नैनवा का, और अक्स मुर्तज़ा का, चेहरा तो याद है ना। तारीख करबला के, ऐ चांद नैनवा के, देखो इधर तो आके, ज़ैनब के चांद देखो, ये औन और मोहम्मद, दजला के साहिलों पर, कासिम का अक्स देखो, अक्से हसन को देखो, करबो बला के अहमर, आओ दिखाऊं अकबर। वो माहताब शाह का, उस शक्ल मुस्तफ़ा का, चेहरा तो याद है ना। मंजर बदल के देखो, अब शाम चल के देखो, रन से निकल के देखो, बेचारगी में लर्जा इस्लाम रो रहा था। कुरान मुस्तफ़ा का, कुरान मुस्तफ़ा का पामाल हो रहा था, कानून उस खुदा का, ईकान का, खुदा का, कमज़ोर होते होते मोहूम हो चला था, तारीकियों का हाला मकसूम हो चला था। जिन्नो मलक खुदा के, धरती के और समा के, घबरा के तक रहे थे, कुछ नालियों के कीड़े क्या कुछ ना बक रहे थे। कैसा खुदा तुम्हारा, कब कोई दीन आया, क्यों कर वही भी आई, और कब मुबीन आया। ऐसे में अंबिया का, जानान अतकिया का, रूहान सैयदा का, दिलजान मुर्तज़ा का, अहमद का चैन आया। ऐ दूसरी मुहर्रम, ऐ चांद करबला के, देखो हुसैन आया, चेहरा तो याद है ना। अच्छा, क्योंकि मुहर्रम स्टार्ट होता है तो आपको आपकी फीलिंग्स ही चेंज हो जाती है ना। आपका इस हवाले से आपका एहतराम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर जिस तरह हम लोग बात कर रहे थे कि इस दौरान आपको जो है वो बहुत सारी बातों का, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, जिस तरह मैंने वाक़यात की बात करी थी, एक तो आपने वाक़े का जो है वो जिक्र भी किया, उस हवाले से जो है बाकी वाक़यात के हवाले से भी बताइएगा इस मुहर्रम अल हराम के। देखें, आशूर एक आफाकी यानी मुहर्रम एक बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है उम्मत मुस्लिमा के लिए, और आदम अलैहिस्सलाम से लेके इन खुद रसूल खुदा के ज़माने तक के लिए। इसी में जैसे कि हम आदम अलैहिस्सलाम की तौबा के बारे में भी जिक्र है, इसी में दीगर अंबिया के हवाले भी हैं, इसी में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है आशूर के पहले अशरे में, और कश्ती नूह से जो तूफ़ान टकराया, ये बड़ी सख्त सरजमीन थी। ये उम्मत मुस्लिमा यानी ये बड़ा इम्तिहान की जगह रही है शुरू से। तूफ़ान नूह यहीं टकराया था, यानी जो कश्ती एक किस्म का डोल गई थी, यहीं पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सवारी आकर रुक गई थी कि इस जगह से आगे गुजरना मुश्किल है। यही यहीं ज़ख्मी भी हुए अंबिया। और ये ज़िब्ह अज़ीम जो खुदा ने वादा किया था इस्माईल अलैहिस्सलाम का, कि वो जानवर वहाँ आ गया और इस्माईल अलैहिस्सलाम को खुदा ने एक तरफ कर दिया, तो फिर खुदा ने चूँकि वादा किया ज़िब्ह अज़ीम का, तो ये वो ज़िब्ह अज़ीम इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद, ये इमाम हुसैन की शहादत यहाँ चूँकि होनी थी। और इमाम ने जब वारिद हुए करबला में, तो ऐसा नहीं है कि किसी भी एक जगह पर एक साइड पे खड़े होकर तो अब हम यहाँ जंग लड़ेंगे। वो ये करबला इमाम की वक्फ की हुई है अपने बेटे को, ख़रीदी, वहाँ के लोगों को बुलाया, वहाँ के लोकल ज़िम्मेदारों को बुलाया, उन्हें इकट्ठा किया और उन्हें फरमाया कि ये खिता किसका है। तो उनमें से कुछ लोगों ने कहा जी ये हमारी जगह है। तो इमाम ने फरमाया कि मुझसे इसकी कीमत लो, क्योंकि कल को यहाँ मेरी औलाद ने दफन होना है, तो मैं क्यों किसी की जगह के ऊपर यानी एक किस्म का
आपकी जगह और मैं वहाँ अपना कोई बच्चा दफना दूं और आप कहें ये अच्छा तरीका है तुम्हारा। ये वाकया ऐसा है कि तफसीलन आपसे जरूर सुनते हैं, टाइम हमारे पास बहुत कम है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रहे। और इसके साथ ही नाजरीन, अभी आज का शो यहीं पर मुकम्मल हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।